Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News Monday to Friday 9 से 11 बजे live with me Nadia Khan and Zohaib Hassan. Zohaib Hassan, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? अच्छा, हमें शो का आगाज कर रहे हैं। वो जो खबर हम देख भी रहे थे अभी हेडलाइंस में भी, श्रीलंकन टीम्स के लिए क्लैपिंग हो जाए थोड़ी सी। भाई क्या बात है, ये होती है दोस्ती और ये होती है रेजिलियंस और स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट होती है वो बिल्कुल ऐसे ही कि देखे ना ऐसे माहौल में जब अच्छा और देखिए ये होता है ना कि रेसिप्रोकल होती है हर चीज। अब जब वो हॉट वाटर्स में थे या उन दिनों में जब तो हमने भी उनका साथ दिया। अच्छा, किन हॉट वाटर्स की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल वो आप रिलेट कर सकते हैं जब आपके ऊपर भी ऐसे हालात कभी गुजरे हों। उन्होंने भी टेररिस्ट से जो है मुकाबला किया है जब तमिल टाइगर्स का वहाँ बहुत इन्फ्लुएंस था, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे और उसके पीछे इंडिया की सारी जो थी क्या कह सकते हैं सारी जो उनकी प्लानिंग वगैरह ऑल दैट, तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने बड़ा इनका साथ दिया था। इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो रही थी वहाँ से, टीम्स नहीं आ रही थी। एग्जैक्टली, और वहाँ जाके हमने वहाँ खेला है उनकी ज़मीन पे उनके। तो आई थिंक कि जब आप किसी का बुरे टाइम पे साथ देते हैं ना तो वो भी जो है ना आपके साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल, और ये खास तारीफ की बात इसलिए भी है कि एक दफा यहाँ पर ऐसा हो चुका है, मिसहैप हो चुका है श्रीलंकन टीम के साथ, यस, और वो उन्हें वापस भी जाना पड़ा। लेकिन इस बार जब हुआ कुछ खिलाड़ियों की तरफ से किया गया तो खैर हमने सिक्योरिटी भी उनकी बढ़ा दी और उन्होंने टूर को जारी रखा है। दिस हैपेंड आफ्टर द इस्लामाबाद अटैक। जी कि उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कुछ प्लेयर्स वापस चले जाएं, नहीं खेलना चाहें, व्हाटएवर उनकी चॉइस, लेकिन फिर ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल ऐसे। और देखे ना इसके पीछे जैसे सही नादिया सही कह रही है, और हमारे जो मतलब हायर ऑफिशियल्स जो हैं वो भी इस यही बात कर रहे हैं कि देखिए भारत नहीं चाहता, ना भारत ये चाहता है कि यहाँ इकोनॉमी स्टेबल हो, ना भारत ये चाहता है कि यहाँ पर स्पोर्टिंग कोई एक्टिविटी हो। इंटरनेशनल क्रिकेट जैसे ही पाकिस्तान में आ रही होती है तो ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं और ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है अफगानिस्तान की तरफ से होते हुए भारत जो है वो। आप उसमें कॉमन देखिए ना ग्राउंड्स के जी, क्रिकेट मैच भी उन दिनों में चल रहा है जी, इंटरनेशनल सीरीज चल रही है, श्रीलंकन टीम यहाँ रावलपिंडी में, रावलपिंडी इस्लामाबाद, तो वहीं फिर उसके बाद कुछ ऐसा करना कार्रवाई, तो चाह रहे थे कि जी हिस्ट्री को हम रिपीट कराएं और बिल्कुल जी एकदम केओस मच जाए। और देखें ना इन द मिडिल ऑफ द टूर किसी टीम का वापस चले जाना, आप देखें कि ये इमेज भी अच्छा नहीं जाता है। और फिर हम बड़ी मुश्किल से हमने वापस रिवाइव किए यहाँ पर जितनी भी टीम्स आई है, साउथ अफ्रीका यहाँ आई है, वेस्ट इंडीज यहाँ पर आई है, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैंड, तो ये कि अब दोबारा से पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, क्रिकेट हो रही है और हर शहर में हो रही है, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में भी क्रिकेट हो रही है। तो ये कोशिश जो है ना भारत की हमेशा जारी रहती है, लेकिन इस बार जो है भारत को जवाब दिया है श्रीलंकन टीम ने। उन्होंने कहा कि हम कंटिन्यू करेंगे टूर और कोई ऐसी बात नहीं है, जो लड़का नहीं खेलना चाहता वो वापस चला जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई भी फिर की जाएगी, नए लड़के हम बुला लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन टूर कंप्लीट होगा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात थी और आज सुबह का आगाज भी हमने सोचा कि इससे करें। तो जनाब इसकी हमने बात खैर करनी है, इस कॉन्टेक्स्ट में तो बात होगी। पहला हमारा जो इशू है वो हमने ये जो दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ इसी से जुड़ी हुई हैं इस्लामाबाद में, और फिर वाना में जैसे कैडेट कॉलेज पर अटैक किया, दहशतगर्द वहाँ पर पहुँचे, खुद को हमला किया गया, अंदर दाखिल हो गए, तो बखूबी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया और कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। इतना कामयाब ऑपरेशन हो गया। तो इसकी हमने बात करनी है। डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ होंगे। फिर 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हो गई है कौमी असम्बली से भी, वहाँ पर बड़े खिताबात भी हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी खिताब किया। जी बिल्कुल, अब ये आइन का हिस्सा। पहले तो वो सेनेट में गई, फिर पार्लियामेंट में गई। पहले सेनेट में गई, पार्लियामेंट में गई, लेकिन पार्लियामेंट में 2-3 कुछ इसमें मजीद अमेंडमेंट्स की गई हैं, तो भी दोबारा सेनेट में जाएगी क्योंकि वो अमेंडमेंट अप्रूव होगी सेनेट में। तो खैर ये हो ही जाएगा मामला, क्योंकि देखिए सेनेट से भी बड़ा लंबा सिलसिला है प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हर चीज करने का, और उसके बाद ही जो है ये फिर चेंजेस फाइनल होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब ये सिस्टम कितना मजबूत होगा, इससे कितना मुस्तहकम होगा, क्या ऑपोजिशन, इस पर हम जरूर बात करेंगे। और उसके बाद वर्ल्ड काइंडनेस डे है आज। लेट्स बी काइंड काइंड टू एवरीवन, बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि एक और चीज़ लगती है जोहेब, मैं यहाँ चाहूँगी भी कि हम भी ना हर साल अपने मुल्क को 14 अगस्त के दिन भी कोई एक थीम रखें कि इस साल की थीम ये है और हमें उस पर काम करना है, जैसे ईयर ऑफ काइंडनेस, टॉलरेंस, पेशेंस, सॉलिडेरिटी। तो एक थीम के साथ हम भी चलें, कैसा, अच्छा नहीं लगेगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक थीम होनी चाहिए और उसको लेकर उसी का और काइंडनेस की पूरा साल ना उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको इन्फोर्स किया जाए, उस पर अवेयरनेस सेशंस हों, और वो करते हैं कुछ ममालिक, तो हमारे मुल्क में भी होना चाहिए। बिल्कुल, तो हम भी इसमें बात करेंगे आज के शो में कि काइंडनेस होती क्या है
और कैसे आप लोगों से रवैया रखना चाहिए और किस तरह प्यार मोहब्बत से ज़ाहिर है आप लेकिन लोगों इस के साल साथ पता क्या होगी थीम? इस साल थीम ये होगी कि ई चलान्स की रिस्पेक्ट करो, टेक इट सीरियसली, यू विल हैव टू पे, ड्राइव केयरफुली, ड्राइव सेफली। बिल्कुल ऐसे ही इस साल ये थीम है, ई चलान। तो काइंडनेस की जब टर्न आएगी तो उसमें मजीद भी काइंडनेस पे बात करेंगे। और फिर हम पाकिस्तान और श्रीलंका का आज मैच होने जा रहा है, वो तो हमने आगाज कर ही दिया, लेकिन वो आज मैच होगा रावलपिंडी स्टेडियम में। दूसरा मैच होगा, पहला मैच पाकिस्तान ने जीत लिया, अब देखना है कि दूसरा मैच जीत के। अच्छा अच्छा, वो अच्छा कल होगा ये मैच, आज था तो इसकी वजह से जरा कल मामला ऐसे हो गए ना। तुमसे क्रिकेट पे गलती हो कैसे सकती है? नहीं वो असल में माफ नहीं है, मैं मुझे माफ नहीं है। नहीं वो देखिए कल मामला ऐसे हुए ना कि वो टीम नहीं जा रही और टीम वापस जा रही है, तो चेंज हुआ थोड़ा। ओह वेरी नाइस। अच्छा तो ये थल जीप रेस क्या है और उसमें ये कि लेडीज का नाम, मुझे तो मैं कहती हूँ थोड़ी सी तेज गाड़ी चलती है तो मुझे मेरी जान निकल जाती है कि नहीं मैं स्लो चला, और कहते हैं सच कहते हैं कि लेडीज ड्राइवर्स जो होती हैं वो आर सेफर ड्राइवर्स। और मैंने तो कभी कौन कहता है? मैं कह रही हूँ। और ये कौन कहता है, मैं कह रही हूँ। और मैं ऑनेस्टली क्योंकि इतनी मैं ड्राइव करती हूँ, मैंने इतनी दफा गाड़ियों में देखा, मैंने कभी किसी लेडी ड्राइवर को फोन यूज करते हुए नहीं देखा गाड़ी में, नेवर। माशाल्लाह। ये सिर्फ मर्द हजरात होते हैं जिनको मसला होता है कि अच्छा बाइक वाले तो टेक्स्ट भी कर रहे होते हैं फोन चलाते हुए, इसका काउंटर दूं, बाइक चलाते होता ही है कि फोन इसलिए यूज नहीं कर रहे होते कि पहले कॉन्फिडेंस आए ड्राइविंग का तो फिर फोन यूज करें ना। एक्सक्यूज मी, ऐसी बात नहीं ये है। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस, ये देखे ये फोन यूज करना ओवर कॉन्फिडेंस से आता है। आप ये सर्वे करा लें, लेडीज के ई चलान भी कम आते हैं, लड़कियों की जो है ना लेडीज की लड़ाइयां भी कम होती हैं, भाई लड़कियां ये चाहती हैं कि गाड़ी ना चले खुद, मैं गाड़ी को उठा के ले जाऊंगी अपने स्टीयरिंग के साथ। ये मुझे लगता है मुझे तो रेस करनी पड़ेगी। आप चलिए थल, इसके शो के बाद मेरी रेस होगी, कार रेस, और फैसला हो जाएगा। अच्छा, फोन किसका आया होता है ये मुझे बताएं, फोन आया किसका होता है? आप कहते हैं मर्द फोन उठा रहे होते हैं, किसका फोन आया होता है? पता नहीं किसका, बेगम का आया होगा, लेकिन बस वही बात है ना, फोन पे। अच्छा मैं जो गाड़ी देखती हूँ टेढ़ी हो रही है, मुझे पता है फोन पे लगे। वो बेचारे मजबूर लोग होते हैं कि आपने फोन नहीं उठाया, उन्हें पता है कि घर जाके पिटाई होनी है, बट इंटरेस्टिंग किसी भी हालत में फोन उठाना है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे शो पे आज जो हम लोग बात करेंगे हैं सलमा मरवत, जो कि क्या ये वुमन कार रेसर हैं। जी 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 और थल जीप रेस में जो है उन्होंने बड़ा कमाल काम किया, तो उनसे पूछेंगे। बड़े चैंपियंस को उन्होंने हराया, क्या बात है, मतलब वाह। और उसके बाद हमारे पास जी सिंगर भी आ जा रहे हैं, वजी। अरे वजी फारूक हमारे शो पे आ रहे हैं, इनका नया गाना रिलीज हुआ है शिकवा, जो कि टॉपिंग द चार्ट्स और नेपाल में शूट हुआ, बड़ा खूबसूरत। अच्छा, गुड जी। उनके हम ओएसटी से सुनते रहते हैं, लेकिन उनका अपना ओरिजिनल ट्रैक है तेरे। हाँ चलो ओएसटी तो सुना भी नहीं सकते इतने, लेकिन ओरिजिनल शिकवा जो गाना है जो कि अभी रिलीज हो रहा है, वो अभी रिलीज हुआ है इनफैक्ट, वो वजी हमें खुद शो पे अपने यहाँ स्टूडियो में सुनाएंगे लाइव। कीप वाचिंग राइज एंड शाइन। बेहतरीन जनाब। तो ये है जनाब हमारे शो पे आज, और सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे और अपना पहला जो टॉपिक है बड़ा इंतहाई सीरियस और पाकिस्तान की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये इशू है। मुल्क में एक दहशतगर्दी की लहर जो है ना वो नज़र आ रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कामयाबियों से ज़ाहिर है उनसे डील तो कर रहे हैं दहशतगर्दों के साथ, उन्हें दहशतगर्दों को मारा भी जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी जारी है। बहुत सी ऐसी कार्रवाई आपने इस्लामाबाद में तो ये देखा कि दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से उड़ाया, लेकिन बहुत सी ऐसी कार्रवाइयां हैं जो प्रीएम्प्ट करके रोक ली जाती हैं, जो मैं पता नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल इंटेलिजेंस ये बुनियाद ढेर। तो जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ने भी कौम के मेहमानों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है और हिदायत कौम का सरमाया है, ये जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं, नौजवान नस्ल है, इन पर एक भी आंच नहीं आनी चाहिए। और खुद वो कह रहे थे कि वाना ऑपरेशन जो था उसको मॉनिटर उन्होंने खुद किया है और जो कामयाब कार्रवाई की गई है। लेकिन ये किस तरफ मामला बढ़ रहे हैं और क्या होने जा रहा है इस खित्ते में, और भारत क्या कार्रवाई कोई कर सकता है, बड़ी कार्रवाई कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है या नहीं, मेजर रिटायर्ड मीसम रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर मुझे बताइएगा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। एक कामयाब ऑपरेशन हुआ, क्योंकि हमारी यादें बड़ी तल्ख थी, मैं ये कह रहा था आर्मी पब्लिक स्कूल को लेकर, लेकिन आर्मी चीफ खुद इसको मॉनिटर कर रहे थे और काबिल सताइश है सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि इंतहाई काबिल सताइश है ये सारा अमल जो उन लोकल कमांडर्स ने, लोकल जवानों ने, लोकल जेसीओज ने और उनके साथ मुंसलिक जो हमारी सिविल सोसाइटी और जो पख्तून गयूर अवाम का साथ था, इस सब के कम्बिनेशन ने इस ऑपरेशन को कामयाब किया।
मैं सलाम पेश करता हूं अपनी इस प्रोफेशनल आर्मी को और उनके जवानों को, जिन्होंने अपनी जानों की परवाह न करते हुए उन बच्चों को महफूज मुकामात तक पहुंचाया, जिनकी हिफाजत का जिम्मा इस कौम के सामने उन्होंने लिया था। यहाँ ये बात जानना बड़ी जरूरी है, और मैं आपको ये इंतहाई वसूख से ये बात कह रहा हूं कि जब ये न्यूज ब्रेक हुई कि वाना के कैडेट कॉलेज में टीटीपी ने अटैक किया है और इस तरह वो बारूदी गाड़ी जो है टकराई है गेट पे, तो बहुत सारे लोगों ने बड़ी हैरत से ये हमसे ये बात पूछी कि वाना में कैडेट कॉलेज भी था। और आप यकीन करें कि उस वक्त मुझे इस बात का बड़ा फख्र हुआ कि जो बेल्ट सदियों से सिर्फ दो चीजों के ऊपर चल रही थी, एक नार्कोटिक्स के ऊपर और दूसरा वेपन एंड एमुनिशन के ऊपर, और नस्ल दर नस्ल जो है वो इन चीजों के अंदर इंडल्ज थी। तो 2016 में हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के तावन से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि यहाँ एक कैडेट कॉलेज बनाया जाए। मकसद सिर्फ ये था कि वो गयूर हमारी पख्तून बेल्ट, जिनके बच्चे एक आला तलीम और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन से महरूम थे, उनको उस तरह का मेयार तलीम दिया जाए और ट्रेनिंग दी जाए जिस तरह के हमारे कैडेट कॉलेज हसनताल और कैडेट कॉलेज जेलम जैसे तालीमी इदारों में दी जा रही है। और आप यकीन करें कि उसके जो रिजल्ट्स निकले 2020-21 में, उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, वो बच्चे निकले, और आज उनमें से काफी सारे बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएट भी हो चुके हुए हैं। दे आर द क्रीम ऑफ द नेशन। उसी बेल्ट से जहां से सिर्फ स्मगलर निकलते थे, जहां सिर्फ नार्को के कारोबार करने वाले लोग निकलते थे और वेपन और एमुनिशन वाले लोग निकलते थे और मारामारी वाले लोग निकलते थे, उस स्टोन एज से हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बच्चों को एक आला मेयार की तालीम दी। इस चीज की तकलीफ थी उन लोगों को जो तालीम दुश्मन है, और डे वन से थी। उनको ये बहुत बड़ा दर्द कुलंज था कि अगर ये बेल्ट भी एजुकेट हो गई तो हमारे जो अजाइम हैं, हमने जो कौम को दहशतगर्दी की लपेट में 1999 से लपेटा हुआ है, तो कौन से बच्चे फिर जो हैं वो इस तरह सुसाइडल आएंगे, कौन से बच्चे जो हैं वो रॉन्गली मोटिवेट होंगे। ये तो कौम एजुकेट होती जा रही है। यही वो लोग हैं जिन्होंने एपीएस के ऊपर भी अटैक किया, यही वो लोग हैं जिन्होंने वाना के ऊपर अटैक किया कैडेट कॉलेज पे, और यही तालीम दुश्मन है, और यही वो लोग हैं जिन्होंने एक फॉल्स इस्लाम का नैरेटिव पकड़ा था, जबकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें रोशनास कराया वो तो इल्म दोस्त दीन था, वो तो रब्बे जितनी इल्मा वाला दीन था। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मेरे साथ बताएं कि इस वाक़े के पीछे, इस दहशतगर्द वाक़े के पीछे आपको लगता है कि अफगानिस्तान की कितनी इन्वॉल्वमेंट होगी, भारत का कितना हाथ है? बड़ा खूबसूरत आपने ये सवाल किया है। अंदर जो 3 महसूर दहशतगर्द थे वो 18 घंटे राब्ते में रहे पीछे अपने हैंडलर, सैटेलाइट फोन के जरिए अपने हैंडलर्स के साथ, और उनकी सारी अब आजकल वो कोई स्टोन एज नहीं है नादिया, बिल्कुल, कि लोग कुछ भी कर रहे हो जिसका इल्म ना हो। बिल्कुल सही। ये अब डिजिटल दौर है, ये अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। उनकी सारी की सारी कन्वर्सेशन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास रिकॉर्डेड है, और वो अपने उन हैंडलर से तवातर के साथ राब्ते में थे जो वो अफगानिस्तान में बैठे हुए थे और जो दिल्ली में बैठे हुए थे। वो बैक वक्त उनके साथ राब्ते में थे। ये नेक्सस अब किसी से छुपा डुपा नहीं रहा। जब दोहा और इस्तांबुल इन्वॉल्व हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन एक पैक्ट कराने के लिए, और इतने इतने लंबे सेशन हुए, तो उस वक्त जब अफगान मंदूब इस बात पे
कायल हो जाते थे कि वो सिग्नेचर करने के लिए उठते थे तो फिर एक फोन कॉल आता था और उसके बाद वो इनकारी हो जाते थे। जी जी। अब ये इस्तांबुल भी जानता है, ये सऊदी अरब भी जानता है, ये अमेरिका भी जानता है और ये दोहा भी जानता है कि वो फोन कॉल कहां से आता था। सही। और ये अब बिल्कुल पन्ने जो हैं ये खुल चुके हुए हैं कि ये नेक्सस जो दहशतगर्दी का भारत और अफगानिस्तान का बन चुका हुआ है, ये इस खित्ते के लिए सिर्फ खतरा नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अभी खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला KPK ने एक इनिशिएटिव लिया और हम जरगा भी किया, तो हम हमेशा ये कहते हैं ना कि KPK की तरफ से एक वॉइस ऑफ डिसेंट किस्म की सूरत हाल है हमेशा से ऑपरेशन को लेकर भी, और वो वेव लेंथ उनकी वो सेम नहीं है, लेकिन इसके बाद आप समझते हैं कि उनका भी जाविया बदल रहा है। तमाम जमातें वहाँ शरीक हुई और तमाम जमातों ने ऑपरेशन की हिमायत में ही बात की और कोऑर्डिनेशन को मजीद बेहतर बनाने की बात की, तो ये कितना अच्छा एक साइन समझते हैं आप? देखिए, जब आप गवर्नमेंट में नहीं होते तो उस वक्त आपके जो ललकरे होते हैं वो एक और नोयत के होते हैं। जब अफरीदी साहब आके CM की सीट पे बैठे हैं तो अब उनकी आंखें जो हैं वो खुली हैं। जब उनको एक सरकारी तौर पे सिक्योरिटी का ब्रीफ मिलता है, जब उनको नेशनल एक्शन प्लान पे जो पॉइंट्स करने वाले थे वो नहीं किए गए और उनके असरात जब आपको मिलते हैं और जब आपको ये पता चलता है कि दहशतगर्द जो है वो सिर्फ दहशतगर्द है, उसका ना कोई मजहब है, ना कोई पार्टी है, ना कोई जत्था है, ना कोई कौम है, ना कोई दीन है, ना कोई मुल्क है, तो वो दहशतगर्द आपको सम टाइम जब आप अपोजिशन में होते हैं, जब यहाँ आप किसी चेयर पर नहीं होते, तो उस वक्त आपको वो मोटिवेट कर लेते हैं या वो आपसे कम्युनिकेट भी कर लेते हैं, तो आपका रवैया डिफरेंट होता है। मगर ये अमल जो है अफरीदी साहब का, जो CM KPK हैं, उनका ये अमल जो है काबिल तारीफ है। और जब तक ये कौम एक पेज पे होके, आप ये बात बड़ा वाज़ेह तौर पे ये अब फैक्ट है कि दहशतगर्दों के साथ जो है वो फौज लड़ती है, सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ती हैं, जबकि दहशतगर्दी के साथ कौम लड़ती है। बिल्कुल। और जब तक कौम एक पेज पे नहीं आएगी तो हम दहशतगर्दी से नहीं लड़ सकते। बिल्कुल सही है। तो ये बड़ा अच्छा हम सबकी, यानी आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम सबकी लड़ाई है। ये बात को समझें कि अगर हमारा कहीं से भी कोई कॉन्फ्लिक्ट एट दिस पॉइंट किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ होता है तो वो हमारे ही अगेंस्ट जाएगा। बिल्कुल। और दुश्मन चाहता ही यही है। तो प्लीज अपनी हुकूमत को सपोर्ट करें, अपनी फौज को सपोर्ट करें, भरोसा करें। दे हैव नेवर लेट अस डाउन और पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग ही बनाना है हमने सबने मिल के। बिल्कुल ऐसे। तो एक ब्रेक हमने लेना है यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाइएगा नहीं। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज़। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी ज़ुहैब, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली है और ऑपोजिशन की तरफ से उसके खिलाफ वोट नहीं डाला गया, उन्होंने वॉकआउट किया असम्बली से। आज़म नज़ीर तारड़ ने ये पेश की 27वीं आईनी तरमीम और उसकी तहरीक पेश की। कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के खदोखाल सेनेट में पेश किए थे और उन्होंने ये भी कहा कि कानून और आइन में तरमीम एक इर्तिकाई अमल है, यानी ये इवॉल्व होता रहता है जैसे जैसे हालात वाक़यात वक्त के तकाजे होते हैं, उस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आती रहती हैं और ये होता ही रहा है। अच्छा, ये वॉकआउट क्या होता है और ये वॉकआउट से होता क्या है? वॉकआउट से असल में कि बीच की चीज़ है वॉकआउट। हाँ। कि अगर आप देखें किस चीज़ के मुखालिफ हैं, क्योंकि इसमें बड़ी बात हो रही है कि अगर आप किस चीज़ के मुखालिफ हैं तो उसकी मुखालफत में वोट डालें आप। बिल्कुल, ठीक है, चाहे आप हार जाएं। बात तो लेकिन वॉकआउट में ये फिर एक बात करने का लोगों को मौका मिल जाता है कि वॉकआउट करना क्या हुआ, यानी आप इससे अग्री भी नहीं करते और आप इसकी मुखालफत में भी शायद नहीं है, बीच किसी की सूरत। जब आपका हक है कि आप मुखालफत कर सकते हैं बाय नॉट वोटिंग और वोटिंग अगेंस्ट इट, हाँ, तो फिर वॉकआउट क्यों किया जाता है? तो बिल्कुल ऐसे तो हम ये सारे मामला पूछेंगे। अच्छा, कुछ कौमी असम्बली में कुछ नई तरमीम भी है, दोबारा इनको सेनेट में जाएंगी और वहाँ उनसे ज़ाहिर अप्रूवल वहाँ लिया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुनीफ फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे ज़रा पूछते हैं। जी गुड मॉर्निंग मुनीफ। मुनीफ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग।
थैंक यू, आपने हमें इतना टाइम दिया, बल्कि एक गाड़ी में टाइम दिया, तो स्पेशल थैंक यू मुनीब। जी, तो मुनीब ये बताएं कि ये जो इस तरमीम से जो एक आम शख्स, आम शहरी है, उसको कितना बेनिफिट है, वो उसके लिए कितना फ़ायदा होगा और किस तरह से उसको अफेक्ट करता है? देखिए, बड़ा वाइटल सवाल है जो आपने किया है। बदकिस्मती से अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो आम आदमी है उसको इससे कोई फायदा नहीं। वो इसलिए ये तरमीम इस निज़ाम ने अपने लिए की है, इसका ताल्लुक किसी कॉमन बेनिफिट से नहीं है, ऐसा बेनिफिट नहीं है जो किसी आम आदमी को मिलेगा। देखिए, ना ही ये कोई आपके जो अदालती निज़ाम है जिसे निज़ाम अदल कहते हैं, ना ही ये उसको कोई बेहतरी उसमें लेकर आती है। एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है कि एक सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है कि आप एक आईनी अदालत को लेकर आ रहे हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स डील किए जाएंगे, हुकूमतों के मामलात, हुकूमत के खिलाफ जब भी कोई केस जाएगा तो वो इस अदालत के अंदर जाएगा। अब इस वक्त ऐसे केसेस की तादाद तकरीबन आप समझिए 200-250 होंगे, मैं एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ, इससे कम ही है जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा जो केसेस है उसकी भरमार है, उनको ये तरमीम बिल्कुल एड्रेस नहीं करती अदालती मामलात को। अगर हम देखें तो लिहाजा इस तरमीम का आम आदमी को तो उस तरह बेनिफिट कोई नहीं है। हाँ, ये जरूर बात है कि जो दिफा के मामलात हैं उसमें मैं जरूर कहूंगा कि वो एक उसमें ज्यादा सिंक्रोनाइज हो गई है, एक वसअत दी गई है ताकत को जो ऑलरेडी मौजूद है पाकिस्तान के सबसे मुनज़्ज़म इदारे में, और जो ऑपरेशनल कमांड है उसके कुछ कॉन्टोर्स को बेहतर किया गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि पीछे जो मार्का हक हुआ बयान महसूस, उसके अंदर उसकी ज़रूरत महसूस भी की गई। गो के पाकिस्तान की तरफ से बड़ा यूनिफाइड किस्म का रिस्पॉन्स था, लेकिन कई दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एड्रेस करना पड़ता है इंस्टीट्यूशनल लेवल पर। वो एक आई थिंक चेन ऑफ कमांड को बेहतर किया गया है, उससे बेहतरी भी आएगी और ज़्यादा मैं समझता हूँ कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होगी तमाम मुसल्लह अफवाज के दरमियान। बारिंग दैट ये जो अदालतों वाला मामला है, इसके अंदर कॉमन आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए तो कोई ऐसा सच बेनिफिट नहीं है। अच्छा, ये जो आजम नज़ीर तारा ने एवोल्यूशन यानी इर्तिकाई अमल की बात की, तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी मामलात को लेकर ही है, इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है। देखिए, वैसे तो बहुत बड़ी तरमीम है कि आप एक आईनी अदालत, एक नई अदालत का क़याम कर रहे हैं। ये कुछ छोटी चीज नहीं है, यानी आप एक नई अदालत क्रिएट कर रहे हैं। हमारे मुल्क में जो एपेक्स कोर्ट यानी सबसे बड़ी अदालत मुल्क की थी, वो थी जब आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ 1973 के आइन के तहत कि आप एक सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जहां पर अहम मामलात जाएंगे, जहां सू मोटो का इख्तियार होगा, जहां 184(3) की पिटिशंस दायर की जाएंगी, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप इन्वोक करवा सकते हैं, वो भी खत्म कर दिया गया है। और जो पहले चीफ जस्टिस को इख्तियार था सू मोटो का, अब जिस आइन के आर्टिकल के तहत वो इख्तियार इस्तेमाल किया जाता था उसी को उमिट कर दिया गया है। लिहाजा अब इस वक्त तो अगर देखा जाए अदालती मामलात के अंदर तो एक आईनी अदालत का क़याम जरूर हुआ है, और उस आईनी अदालत की जो पहली अपॉइंटमेंट्स हैं वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने करनी है, जो उसके सरबराह की अपॉइंटमेंट है, जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो करेंगे इन कंसल्टेशन विद दी हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्ट। तो लिहाजा बहुत से मामलात हैं, यानी पैरेलल सा सिस्टम आप ये कह रहे हैं कि अभी कुछ थोड़ा सा समझ कंफ्यूजन सी है कि भाई आईनी अदालत है और फिर सुप्रीम कोर्ट भी। अगर आप उसको पढ़ लें तो फिर कंफ्यूजन कोई नहीं है, बड़ा सादा सा मामला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होंगे वो वफाकी आईनी अदालत में जाएंगे, दीगर जो केसेस सिविल नौयत के, क्रिमिनल मैटर्स, जो टैक्स वगैरह के मैटर्स या और इश्यूज हैं जिनमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इन्वोक नहीं होता, वो आपके जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अपील की स्टेज पे जाए। और आर्टिकल 6 कहां पर इस वक्त खड़ा हुआ है मुनीब, मुझे बताएं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे तो उसका क्या खदोखाल है हम इस तरह में? देखिए, आर्टिकल 6 वहीं पर है जहां पहले था, उसमें इंसर्शन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उसके अंदर था तो ज्यादा एलैबोरेट किया गया है। उसके अंदर एक इंसर्शन ये की गई है, जो उसके कॉन्टोर्स हैं वो दैट रिमेन्स द सेम। सही है। और अगर एब्रोगेट होता है आइन और किया जाता है तो फिर कवर भी तो है ना एट द सेम टाइम।
देखिए कवर तो एज सच यही है कि उसको एब्लिकेशन को तो वो क्वेश्चनेबल कॉन्डक्ट है और उसकी जो सजा है वो पहले भी ट्रीजन थी और अब भी यही है और अब भी उसमें कोई तब्दीली सजा के अंदर या तरीकाकार के अंदर कोई तब्दीली एज सच नहीं की गई। सही। अच्छा मुनीब ये बताएं, जो टेररिस्ट अटैक्स हैं बैक टू बैक इस्लामाबाद में, कचहरी में और फिर उसके बाद ये वाना में जो हुआ है कैडेट कॉलेज पे अटैक, अब उसके बाद हमारा क्या जवाब होना चाहिए अफगानिस्तान के लिए, भारत के लिए? देखिए जो वाना में हुआ वो तो आई थिंक जो मिलिट्री हिस्ट्री है उसके अंदर एज अ टेक्स्ट बुक फीचर के तौर पर आई थिंक पढ़ाया जाएगा कि जहां इतनी मैसिव स्केल पर रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया गया और इतना मेटिकुलसली किया गया कि 650 लोगों को वहां से रेस्क्यू करवाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन था। देखिए ये आउटपोर तो दहशतगर्दी का अफगानिस्तान से हो रहा था और बदकिस्मती से शायद कंसिडरिंग कि जितने हमारे तल्ख हालात हो गए अफगानिस्तान के साथ वो तो मौजूद रहेगा। सिर्फ देखना ये है कि हम इसको कितनी सक्सेसफुली कॉम्बैट कर पाते हैं। पाकिस्तान की फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, FC, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, वो तो इसको बैटल आउट कर रहे हैं बट ये मैं समझता हूँ कि एक दफा फिर बदकिस्मती से एक क्लींजिंग ऑपरेशन पाकिस्तान को करना पड़ेगा जो कि पहले भी बहुत दफा किए गए हैं और ऑनगोइंग एक सिलसिला है। अब शायद वो ज्यादा एलैबोरेट होकर ज्यादा स्प्रेड आउट होकर करना पड़ेगा क्योंकि बदकिस्मती से उसका रिफ्लेक्शन अब खैबर पख्तूनख्वा से बाहर भी नजर आ रहा है। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो 27वीं खैर पास तो हो गई है, अब देखना होगा और उस पर तज्जिए होते रहेंगे, ज़ाहिर लोगों की अपनी अपनी राय होगी ये, लेकिन सियासत की ज़रा बात करते हैं। परसेप्शन बड़ा अहम होता है सियासत में। मियाँ साहब का वहाँ पर आना कल कौमी असम्बली में, तो एंडोर्समेंट इसको ज़ाहिर कहा जाएगा क्योंकि देखें ना हम ये बात सुनते आए कि मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ किसी भी टाइम पर वो फिर वोट को इज्जत दो के मामलात और जमहूरियत और वो सारे कर लेते हैं, लेकिन कल उनका वहाँ पे प्रेजेंट होना ये एक बड़ा एक क्लियर मैसेज पहुँच गया लोगों तक। कल मियाँ नवाज शरीफ साहब की वहाँ पर जो मौजूदगी थी उसने एक चीज को तो बड़ा यहाँ पर एंडोर्स किया है और वो इस चीज को किया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो भी इस वक्त मामलात हैं, हुकूमती मामलात, उनकी जमात की पोजीशन पार्लियामान के अंदर, उसको मुकम्मल तौर पर ऑन करते हैं और एंडोर्स करते हैं। जो भी कदम पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ले, पंजाब की हुकूमत ले और पार्लियामान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो भी कदम ले उसको मियाँ नवाज शरीफ की एंडोर्समेंट हासिल है। ये उस बात को भी आई थिंक री इंटेंसिफाई करता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस निज़ाम हुकूमत के एक सिग्नेटरी हैं, प्रिंसिपल सिग्नेटरी हैं और जो तासुर था कि उन्होंने बैक सीट ले ली है और वो इंटरेस्टेड नहीं है इन मामलात के अंदर, वो तासुर भी मैं समझता हूँ कल ज़ायल हुआ है। ऑल्दो ऐसी कोई कीन ज़रूरत नहीं थी उनकी, बिकॉज एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी में थी गवर्नमेंट के, आराम से 2/3 अक्सरियत हासिल कर ले। स्टिल जो मियाँ साहब की प्रेजेंस थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की, उससे ये साबित हुआ है कि जो भी उनकी हुकूमत उनकी जमात कर रही है और उनकी जमात की हुकूमत है उसको मुकम्मल ओनरशिप मियां नवाज शरीफ साहब की। अच्छा नाक़दीन ये भी कह रहे हैं मुनीब कि जो कुछ भी ये किया है इन्होंने 27वीं आईनी तरमीम में, तो डिटेल्स ज़ाहिर है उसकी आएंगे, निटी-ग्रिटी में जाएंगे, ये सब इनके खिलाफ इस्तेमाल होगा आने वाले वक्त में। जर्नलिस्ट ऐसा कह रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे, मज़हर अब्बास साहब ये कह रहे हैं कि जमहूरियत ज़ाहिर है इसमें मजबूत नहीं हुई है, कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है, रूल ऑफ लॉ ख़त्म होता जा रहा है, जुडिशरी का, तो ये इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं मज़हर अब्बास साहब की बात से एग्री करता हूँ कि ये कोई आइन की बालादस्ती या जमहूरियत की बालादस्ती के लिए ये तरमीम नहीं की गई, ये तो निज़ाम की बालादस्ती के लिए है। अब इससे कोई डेमोक्रेसी सर्व नहीं हो रही, कोई जो आपकी जुडिशरी है वो एम्पावर नहीं हो रही। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि हमारे मुल्क में अदलिया की तारीख रही क्या है। हमारे मुल्क में तो अदलिया ओवरली पोलिटिसाइज हो गई है और रही है हमेशा से। यहाँ तो डिवीजन ही यही थी कि ये जज साहिबान इमरान खान के हामी हैं और ये हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट के हामी हैं। ये वो बातें हैं जो बार रूम्स के अंदर होती हैं। कोई मैं को आपको कोई नई चीज रिवील नहीं कर रहा आपके सामने। लिहाजा जहाँ इतना सब कुछ ऑलरेडी हो रहा है तो जमहूरियत की खिदमत तो खैर बसद एहतराम पहले भी कोई खास नहीं हो रही थी। अब जरा ये है कि जो जमहूरियत की कमजोरी है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल वक्त हमारे पास कमरा के बस 28वीं भी आने वाली है, 28वीं आईनी तरमीम जी
जी, जरूरत के मुताबिक तो 28वीं 29वीं जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी या तरमीम आएंगी और कानून साजी भी होती रहेगी। जी बहुत शुक्रिया। प्लीज कैरी ऑन। आपने जहाँ बच्चों के काम है, बेगम के काम, बड़े काम होते हैं, बड़े काम होते हैं। हम उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान भी अपनी मंजिल पर हमारे भी ना यही सही रास्ते पर हो। जो आपके मसले ना वही हमारे भी ऐसे ही मसले होते हैं। ड्रॉप करना है, पिक करना, बहुत सारी जिम्मेदारियां। एक ब्रेक के बाद वापस आते कहीं जाएगा। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बी काइंड, बचपन से हमें सिखाया जाता है बेटा बी काइंड, सबके साथ काइंड हो। उर्दू में क्या काइंड को क्या कहेंगे? काइंड को कहेंगे मतलब हमदर्दी करें आप। काइंडनेस, हमदर्दी। ठीक है, हमदर्दी हो सकता है, बिल्कुल मोहब्बत, और प्यार और इंसानियत, जी, जज्बा, इखलास, खुलूस, इखलाक। हाँ, इखलाक। तो ये सारी चीजें। अच्छा जी, आज दुनिया भर में वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जा रहा है और 1998 में इसका आगाज हुआ। जापान में वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट के तहत ये आगाज हुआ। और देखिए, जब आप काइंडनेस की बात करते हैं तो आप ऑल इंक्लूसिव मुआशरे की बात करते हैं, यानी आप इंसान को इंसान समझने की बात कर रहे होते हैं। वो जो एक कट थ्रोट कंपटीशन है ना, वो शायद काइंडनेस को अगर आप फॉलो करें तो वो नहीं नजर आता। क्योंकि देखें ना, इंसान वही है जो दूसरे इंसान को साथ लेकर चले। अगर कोई गिर गया है तो उसको उठा के अपने साथ चलाए, ना कि अगर कोई गिरा तो उसको रोलते हुए आगे निकल नहीं, ना कि उसको गिराया जाए, ना कि उसे गिराया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर वो उठे तो उसको दोबारा गिराया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो और ये पता क्या है, काइंडनेस एक सर्कल की तरह है कि जो जैसे जाता है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक। जितनी काइंडनेस आप आगे भेजेंगे वो उतनी, बल्कि उससे ज्यादा बिल्कुल ईमान से वापस आपकी तरफ ही आएगी। हम बच्चों को तो कह देते हैं बी काइंड बेटा, बी काइंड, लेकिन वो बात जीरो है अगर वो बच्चे अपने बड़ों को वो करते हुए नहीं देखेंगे। बिल्कुल ऐसे। उनको जरूरी है ये देखना कि मेरा बाप भी हमदर्द है, मेरी माँ भी हमदर्द है, मेरे बड़े अराउंड जो हैं वो काइंड हैं। जब वो देखते हैं कि वो दूसरों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, हक मांग रहे हैं, उनके लिए एक नॉर्मल चीज हो जाती है। तो डोंट एक्सपेक्ट कि ये बच्चा कभी काइंडनेस सीखेगा। बिल्कुल ऐसे। तो उसको अगर काइंड बनाना है तो यस, आपको भी। और हमदर्दी का ये जो जज्बा है ना, ये पैसे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यानी आप अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप दो लफ्ज किसी के ज़ाहिर हमदर्दी में बोल दें, या कोई परेशान है उसको जरा सा मोटिवेट कर दें, तो ये क्या, यही तो काइंडनेस है। हो सकता है आपने उसकी जिंदगी का सोचने का जाविया तब्दील कर दिया हो अपनी दो पॉजिटिव बातों से। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। और आजकल के दौर में जब टेक्नोलॉजी का दौर है, मटीरियलिस्टिक दुनिया है, कैपिटलिस्ट यहाँ पर दुनिया है कि आप एक लोगों को पुर्जों की तरह यूज कर रहे हैं, गैजेट्स की तरह यूज कर रहे हैं, तो आजकल ये प्रीच करना बहुत जरूरी है कि भाई इंसान जो है, सबसे पहले वैल्यू जो है उस इंसान की है, उसकी वेल बीइंग की है। उसके बाद ये प्रोडक्ट्स आती हैं, उसके बाद ये सारी इकोनॉमी और उसके साथ सारी चीजें आती हैं, ये इंडस्ट्री और ये सब कुछ चल रही है, इंसान के जरिए चल रही है ना। आप देखिए ना, आप नॉर्मल किसी भी दिन घर से बाहर निकलते हैं तो कितने लोग हैं जो आपको स्माइल से ग्रीट करते हैं या आपको रास्ता देते हैं कि जी आप पहले जाएं, या वैसे ही आपका हालचाल पूछ लें, जिनको आप नहीं भी जानते हो। बड़ा कम, ये कम ही होता जा रहा है, लोग आइसोलेट ही होते जा रहे हैं। तो दिस इज वेरी डेंजरस। आप देखें ना, काइंडनेस खत्म हो गई तो फिर कुछ भी काइंडनेस, आप सच्चे दिल से इसे माफी मांग लें, आपने कुछ गलत किया है, तो मैं कह रहा हूं इसका एहतमाल ही नहीं, 100% ये है कि वो आपको दिल से माफ कर देगा, लेकिन बशर्त ये कि आप सच्चे दिल से किसी से माफी मांगे। तो जनाब शोरा भी ज़ाहिर पे बात करते हैं। एक जबरदस्त से मुझे लिखा भी है मैंने यहाँ पर कि रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं, रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं, घर चिरागों से नहीं, घर चिरागों से नहीं, प्यार से रोशन हो। अरे वाह, तो ये है, घर को घर बनाए ना ज़ाहिर है। तो और ये कितना प्यार हमें रह गया। और ये अच्छा, ये सब कनेक्टेड है। अगर देखो आप, काइंडनेस है, पेशेंस है, बिल्कुल बर्दाश्त, काइंडनेस साथ साथ चलती, मॉडेस्टी है, मॉडेस्टी इसके साथ ही। जी जी जी, ठीक है ना। जब आप काइंड होंगे, जब आप हमदर्द होंगे, तो आप मॉडेस्ट भी होंगे इसके साथ साथ। बिल्कुल। और हो क्या रहा है हमारी सोसाइटी में, बल्कि दुनिया भर में अब उल्टा हो रहा है। क्योंकि काइंडनेस नहीं है तो उसकी वजह से क्राइम बढ़ गया है। बिल्कुल ठीक है, उसकी वजह से बच्चे जो हैं
वो मिसगाइड होके वो रिबेलियस हो गए हैं, जो बड़े हैं वो लॉस्ट हैं, डिप्रेशन है, परेशानी है, केओस है दुनिया में, क्योंकि काइंडनेस नहीं। अब आप समझे कि कितना, कहने को एक छोटा सा लफ्ज़ काइंडनेस, या आप दिन बना रहे हैं, हम क्यों दिन बना रहे हैं? हम दिन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम दुनिया को बचाना चाहते हैं। बिल्कुल, फैमिली लाइफ खत्म हो रही है, रिश्ते आपके टूटते जा रहे हैं, सिर्फ मटीरियलिस्टिक दुनिया है, सिर्फ पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं। एंड व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वर काइंड टू समवन विदाउट एनी, क्या कहना चाहिए ना, मकसद, और क्या कहना चाहिए, कुछ आपका मकसद हो, उससे कोई चीज़ आप चाहते हो, कैसे, जैसे ऐसे ही कब किसी के साथ आखिरी दफ़ा आप काइंड हुए होगे, याद भी नहीं होगा। तो हम हमेशा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे से कि यार मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया तो उसने मेरे साथ क्या किया। बिल्कुल ऐसे। और आप जैसे वो आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप जो तरबियत करते हैं ना, यानी जो आप बोते हैं वही काटते हैं। तो बच्चों को ज़ाहिर है काइंडनेस सिखाएंगे आप, वो जो शेयरिंग इज केयरिंग की बात होती है, क्या है, काइंडनेस का हिस्सा है ना, कि अपनी चीज अगर आपके पास है तो आप करें, जिसके पास नहीं है। तो यही इंसानियत का भी पैगाम है और यही हर मजहब का पैगाम है, यकीन करें जी। हर मजहब का पैगाम, अपने दिलों को नरम करें, जोड़ने का पैगाम है, नरम करें। तो कीप स्माइलिंग, और ये स्माइल बाहर भी पास करें, जिससे मिले अच्छी तरह मिले। आपकी उस मुस्कुराहट से मैं तो कहती हूँ कि उनका भी दिन अच्छा गुजरेगा। सही बात है। तो बिल्कुल आज लेट्स थिंक एंड टॉक अबाउट काइंडनेस टुडे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बात करने के अंदाज से क्या होता है कि किसी भी चीज में आपको इंटरेस्ट पैदा हो सकता है ना। वो जो होता है, हम स्कूल में सब्जेक्ट्स कुछ होते हैं जो आपको नहीं अच्छे लगते, वो इसलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि उसमें आपकी टीचर अच्छी नहीं होती। हाँ, ये बात सही है। आप समझ नहीं आ रहा तो फिर आप कैसे बात करेंगे, आपको कैसे एंजॉय? मैंने बड़ा देखा है कि आपकी जब कोई टीचर आपको समझ उसकी ना आ रही हो, पसंद ना हो, तो फिर वो आपको सब्जेक्ट भी नहीं अच्छा लगता। और जब टीचर अच्छी होती है तो मैथ हो, फिलोसफी हो, साइंस हो, अच्छा लगने लगता है। केमिस्ट्री फिजिक्स मुझे फिर समझ नहीं आया, इसका मतलब फिर यही होगा। हाँ, तो मुझे भी क्रिकेट की अब कुछ समझ आने लगी है और अब इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। और हमने देखा श्रीलंका को अप्रिशिएट करते हुए आगाज किया, तो श्रीलंका की टीम मैनेजर कह रहे हैं कि पहले ये बात आ रही थी कि 2-3 लड़के शायद वापस चले जाएं, लेकिन अभी ये खबर आई है कि टीम मैनेजर उनके कह रहे हैं कि कोई लड़का वापस नहीं जाएगा। श्रीलंकन खिलाड़ी सब यहीं पर खेलेंगे और ये सीरीज पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के साथ सीरीज के बाद ट्राई नेशन सीरीज है। जिम्बाब्वे की टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई है। और अगर आपको लग रहा है कि इस बात से इंडिया को आग लग गई होगी तो लगी होगी। बिल्कुल सही सोचा आपने और सही समझा, ऐसा ही है। क्योंकि क्रिकेट एनालिस्ट ये कह रहे हैं, जो आपने कहा ना, वो भी ये कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं इंडिया का हाथ। This is what they want. I don't know, मुझे दो चीजों से जो उनकी ऑब्सेशन है, एक हमारे ड्रामे को लेके और एक क्रिकेट को लेके कि जी पाकिस्तान का जो क्रिकेट है और ड्रामा है ना, ये किसी तरह खुदा ना खास्ता कोलैप्स हो जाए। दिस विल नॉट हैपन। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि माशाल्लाह हमारे फ्रेंड्स भी बहुत हैं जी, इंटरनेशनली आप देख रहे हैं कि कितने मुल्कों में सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं और तारीफें करते हैं और 7-0 को बार बार याद करते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए इनको कोई तकलीफ खास तौर पे नहीं, क्रिकेट का है उनको मसला। नहीं है, बिल्कुल है। ये मसले 2-3 मसले हैं जो उनके चलते रहते हैं। तो अली तरूनी ने जो अली से पूछेंगे कि क्या वो लोग सोच रहे होंगे बॉर्डर पार। पूछे जी अली, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी मैं ठीक हूँ। मुझे आज बहुत अच्छा भी लग रहा है क्रिकेट की जो ये खबर है कि प्लेयर्स वापस नहीं जा रहे हैं। इसका तो मुझे लगता है कि बड़ा बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दुनिया को जाता है, स्पेशली इंडिया को। तो आपके ख्याल में उनको कितनी आग लग रही होगी इस वक्त? जी, आप हमेशा से कहती हैं कि इंडिया को आग लगनी चाहिए और आज जो आग लगी है वो सबके सामने है, क्योंकि वो कल सबसे पहले ये इंडियन मीडिया और इंडियन जर्नलिस्ट ने ये चीज ब्रेक की कि पाकिस्तान की जो अभी जो सीरीज चल रही है वो कैंसिल हो गई है और इस पीछे जो धमाका हुआ है इसकी वजह से जो श्रीलंकन टीम है वो काफी डर गए हैं और उसकी वजह से उन्होंने ये पूरा टूर जो है वो खत्म करने जा रहे हैं। अच्छा। जबकि उनकी जो उम्मीदें हैं उस पर कोई देखिए पूरा पानी फिर गया और तकलीफ इतनी ज्यादा है कि उसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया के साथ अफगानिस्तान को भी ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज में इससे पहले विड्रॉ किया, जिसकी वजह से हमने जिम्बाब्वे को इन किया। तो तकलीफ बहुत ज्यादा है। और आपने देखा कि जब मोहसिन नकवी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कल बैठ के जो श्रीलंकन एम्बेसडर हैं उनको इस चीज पे एग्री किया और इस चीज पे उनको बनाया कि हम प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी से इनको स्टेट गेस्ट सिक्योरिटी के तौर पे हम इनको लेंगे और जो सिक्योरिटी है उसको मजीद बढ़ाया जाएगा। और आपको एक एक प्लेयर को मुतमईन किया गया जो जाना चाह रहे थे। 8 प्लेयर्स थे, जैसे अभी जुएब भाई ने कहा कि 4 प्लेयर उसके बाद भी
मुतमईन नहीं थे, पर उनको दोबारा श्रीलंकन बोर्ड ने और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये मुतमईन किया कि पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो इसके पीछे जो हम रिसेंट पास्ट में बात करें 1994 में जब ये पाकिस्तान टीम गई थी श्रीलंका में, तो वहां पे बहुत ज्यादा फसादात हो रहे थे और वहां पे बम धमाका हुआ और वहां पे कर्फ्यू नाफिज हो गए, जबकि पाकिस्तान में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। तो पाकिस्तान ने तब भी सीरीज कंटिन्यू की। उसके बाद नादिया 1996 में जब इंडिया पाकिस्तान और श्रीलंका में वर्ल्ड कप था, तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में जाने से मना कर दिया, जबकि पाकिस्तान ने वहां जाके खेलने से एग्री किया कि हम पाकिस्तान वहां जाके खेलेगा। और मजे की बात कि श्रीलंकन, जो अब आप हमेशा ये बात करते हैं, हम और जोएब भाई और आप ये बात करते हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो बहुत जरूरी होती है। तो 1996 का जो वर्ल्ड कप था उसका फाइनल उसी टीम के साथ हुआ जिसने ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने श्रीलंका जाने से मना किया, और उसका फाइनल लाहौर में हुआ और बेनजीर भुट्टो ने वहां पे इसको जो थे वो प्रिजाइड किया और उन्होंने राणा टुंगा को वो ट्रॉफी दी। और जो श्रीलंका टीम, जो ऑस्ट्रेलियन टीम जो श्रीलंका नहीं जाना चाह रही थी, वही 1996 का वर्ल्ड कप लाहौर में उन्होंने ट्रॉफी उठाई। बड़ी ये तो जबरदस्त हिस्ट्री है इसके पीछे। अच्छा, मुझे बताएं कि देखें वैसे भी पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किल और कितना एफर्ट्स हमारी लगी है। इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल ड्राई डाउन हो गई थी यहाँ पर और कोई टीम आने को तैयार नहीं थी। बड़ा एक एक स्टेप करके हमने PSL वगैरह और ये सारे, तो हमारी तो सारी एफर्ट्स वेस्ट होनी थी इसके बाद। लेकिन कल बर वक्त उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात भी की और रोका भी उनको। अगर ये मुमकिन आता, अगर चले जाते तो एक बड़ा बुरा ये परसेप्शन जाता पाकिस्तान का। बिल्कुल एक बहुत बड़ा सेटबैक होता, क्योंकि जोएब भाई इसके पीछे भी है कि 2009 में जब पाकिस्तान लाहौर में जब ये ब्लास्ट हुआ था, आपको याद होगा, तब भी श्रीलंकन टीम ही यहाँ पे थी। वहां पे जब फायरिंग के वाकयात हुए, ये सारा जो मामला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने 8-9 साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई। और आपने न्यूजीलैंड का वो मामला हुआ था, न्यूजीलैंड के साथ जो कराची में, बिल्कुल, क्योंकि उसकी जो पूरी एक कॉन्टेक्स्ट है वो पूरा एक प्री प्लान था कि पाकिस्तान में क्रिकेट को खत्म करना है। इसमें अगर देखा जाए तो इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में क्रिकेट, और जो इसके अलावा जो अभी नादिया बात कर रही थी कि उनको हमारे ड्रामास तक से मसला है कि पाकिस्तान के ड्रामास लेके जाते हैं। आपने अगर मुकाबला ही करना है, जबकि हम हमेशा से जोएब भाई ये बात करते हैं कि हमने अगर इंडिया के साथ क्रिकेट में मुकाबला करना है तो उनको वहां पे हरा के या परफॉर्मेंस में उनको मीट करना है। तो जब इंडिया को इतनी तकलीफ है कि वो हमारे ड्रामा से भी जेलस है, तो हमारे लेवल के ड्रामा बना लें। उसके अलावा अगर आपने पाकिस्तान के क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में क्रिकेट अगर आपने रोकनी है तो आप पाकिस्तान का क्रिकेट में मुकाबला करें, ना कि ये आप जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैला रहे हैं, जो बम ब्लास्ट के पीछे इंडियन प्रॉक्सीज का हाथ है, इवन जो यहाँ पे बम धमाके हो रहे हैं, तो उसमें इंडियन प्रॉक्सीज का हाथ है। ये कोई स्पिरिट ऑफ क्रिकेट नहीं है। आप पाकिस्तान को अगर आपने हराना है तो आप क्रिकेट गेम में हराएं, ना कि इस तरह के हथकंडों से हराएं। वैसे ये जब मैचेस होंगे तो थोड़ा सा प्रेशर में तो होते हैं प्लेयर्स, जब इस तरह की सूरत हाल बन जाए, और इफेक्ट भी होती है उससे क्या गेम। बिल्कुल इफेक्ट होती है, पर ये कि आप देखें कि आपको एक तरफ स्टेट की सपोर्ट हो, दूसरी तरफ दूसरी स्टेट की सपोर्ट हो, तो आप पे कॉन्फिडेंस भी आता है। आप देखते हैं कि आपके प्लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल इनसिक्योर होते हैं, जबकि पाकिस्तान ने इसको एक एज ए चैलेंज लिया है। पाकिस्तान ने जितने भी मैचेस हैं उसको रावलपिंडी में मुंतकिल किया है और उसको पूरे एक स्टेट लेवल जो गेस्ट के तौर पे सिक्योरिटी है उसको वो प्रोवाइड करके इसको एक टास्क, चैलेंजिंग टास्क बना के, और इंशाल्लाह पाकिस्तान इसमें कामयाब भी हो। जी, और अली ये जो श्रीलंकन्स भी हैं, इनका भी बहुत पुराना एक नफरत का है पहलू विद इंडिया। जितना अनरेस्ट उन्होंने वहां फैलाया सब, तो वो तो उनको लगेगा कि वो भी मिल के पाकिस्तानियों के साथ उनको जवाब ही दे रहे होंगे। तो आई थिंक बल्कि मुझे लगता है कि बड़ा हाई मोरल होगा मेकिंग अ स्टेटमेंट। जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा श्रीलंका को सपोर्ट किया है, जबकि जब श्रीलंका में फसादात थे, आपने देखा होगा कि वहां पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है पाकिस्तान के लिए। जो उनकी जो प्रेसिडेंट हैं, उसके अलावा जो उनके वहां पे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया।
सिर्फ तकलीफ जो है वो सिर्फ इंडिया को और अफगानिस्तान को है कि ये कैसे हो गया। उनको रहेगी भी इंशाल्लाह, उनको तकलीफ रहेगी भी जब तक सीधे नहीं हो जाते। अब उनको आदत अपनी डाल लेनी चाहिए। अच्छा, मैच कब हो रहा है ये बता दें, जल्दी बताते हैं थोड़ा सा। अली आज हमने मैच की तो बात की ही नहीं। मैच कब है ये बताएं। एक दिन का डिले है। अच्छा। कल मैच है 14 को और फिर 16 को, और वो भी रावलपिंडी में, जहाँ से इंडिया को मसला था कि यहाँ पे बम धमाका हुआ और पाकिस्तान इंशाल्लाह वहीं पे बिल्कुल। और उसके फौरन बाद 18 से लेके फिर 29 तक ट्राई नेशन सीरीज है ना। हाँ, तो क्रिकेटिंग एक्टिविटी है। मुझे तो लगता है कि ये इसको तो मैं दिल से चीयर करना चाहिए, जाना चाहिए स्टेडियम, मैच देखना चाहिए और अपनी दोनों टीम्स को जो है ना सपोर्ट करना चाहिए। गुड है ना जी, बिल्कुल करना चाहिए। रावलपिंडी का जो क्राउड है और जो यहाँ की फैन बेस है वो बहुत जबरदस्त है। और आप देखेंगी कि जो अभी जो पीसीबी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो अभी जुएब भाई बात कर रहे थे, ट्राई सीरीज की जो वेन्यू थे वो रावलपिंडी नहीं था, और वो डिफरेंट सिटीज थे, और उसको पाकिस्तान ने पूरा रावलपिंडी में मुंतकिल किया। और ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा कि जहां से आपको मसला था हम वहीं पे ट्राई सीरीज बना रहे हैं, और ये इसको हम बेहतर तरीके से क्या बात है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों जरा दिखा दें इनको, जरा थोड़ी सी मीम्स वीम्स तैयार ही करें, जरा इनकी तबीयत साफ करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपसे तो बात होती रहेगी। और स्टेटस डाल दें हर कोई अपना फेसबुक इंस्टाग्राम पे कि चलो चलो पिंडी चलो। सही है। एक ब्रेक के बाद वापस आते कहीं जाएगा। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अगर आपका कुछ मूड है मौसीकी म्यूजिक का तो वजी फारूकी से अभी हम आपको मिलाएंगे। हाँ, एक तो OSTs तो उनके इतने कमाल हम चैनल्स पे देखते ही रहते हैं, लेकिन ये कि उनका अपना ओरिजिनल शिकवा जो अभी रिलीज हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और वो उसकी जो बड़ी उसकी कमाल बात है कि नेपाल में शूट हुआ। नेपाल में शूट हुआ तो पूरा पूछेंगे कमाल बात कैसे यहाँ तक पहुंची, गाना बनने तक का जो मरहला है वो कैसे हुआ, तो ये वजी से जरूर पूछना हमने कुछ ही देर में। अच्छा, कुछ ही देर में ब्रेक के बाद तो कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन। अभी हम जरा कार रेसिंग की बात करते हैं। बिल्कुल, कार रेसिंग की बात करेंगे। और खवातीन कैसे पीछे, जीप रेसिंग है ये, बिल्कुल। खवातीन कैसे पीछे रह सकती है किसी मैदान में, ऐसा हो सकता है? कार रेसिंग जीप रेसिंग अलग होती है। जीप रेसिंग है, इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है ट्रेन होगा है। तो 10वीं थल जीप रैली का रंगारंग मेला इख्तिताम पजीर हुआ। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खेल कामयाब करार पाए हैं, और प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले में 2 खवातीन रेसर समेत 37 रेसर्स ने भी हिस्सा लिया। तजुर्बेकार ड्राइवर साहबजादा सुल्तान और नादिर मक्सी जीते हैं, जीतने में नाकाम रहे। नादिर मक्सी दूसरे और मोहम्मद रजा सईद तीसरे नंबर पर है। रैली में शरीक रेसर्स ने थल जीप रैली को बेहतरीन स्पोर्ट्स इवेंट करार दिया। अच्छा, खवातीन की प्रिपेयर्ड जो कैटेगरी है वो अलग कैटेगरी थी या मिक्स जी? था? खवातीन की अलग, खवातीन की अलग, बिल्कुल ऐसी है। तो खवातीन की प्रिपेयर्ड जो कैटेगरी थी उसमें सलमा खान ने सबसे कम वक्त में ट्रैक मुकम्मल करके जीत अपने नाम की है। तो सलमा खान मरवत हमारे साथ ही मौजूद है, तो बड़ी इंप्रेस हो गई शो पर। वेलकम करते हैं सलमा। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? हम ठीक ठाक हैं, बिल्कुल खैरियत से। तो मतलब सलमा, वैसे लेडीज का और रेसिंग का मतलब थोड़ा सा लगता है कि ये ड्राइविंग का ही मुश्किल है लेडीज। हाँ, और मैं तो कहती हूँ ऐसी बदनाम है, मुझे लगता है लेडीज ड्राइविंग बेहतर होती है, लेकिन ये कि रेसिंग और जीप रेसिंग, ये अपने थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताओ। कब शौक हुआ, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ क्या हुआ कैसे मतलब कि प्रोफेशनल रेसिंग में आ गई ऐसे, ये कुछ तो हुआ होगा। हाँ, कुछ ऐसे हुआ कि बचपन से ही शौक था गाड़ियों का और रेसिंग का। तो पाकिस्तान में जो हमें तो F1 में जाने का शौक था, पर ऐसा हमारे पास इस तरह की कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई इस तरह के ट्रैक्स नहीं है। बट जो प्रोफेशनली यहाँ पे रेसिंग होती है वो जस्ट डेजर्ट रेसिंग होती है, और वो ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट है। तो बस 2018 से स्टार्ट लिया मैंने, और बस ऐसे ही ब्लाइंडली गई विद ज़ीरो एक्सपीरियंस। बट फर्स्ट टाइम ही जो है 2018 में मैंने सरफरंगा रैली की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी में पोजीशन ले ली। बस फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे आती गई। तो ये पाकिस्तान में इसका ट्रेंड है, और भी खवातीन इसमें इसकी शौकीन है। 37 बताया जा रहा है ना, 37 खवातीन थी। नहीं, दे वर लाइक 100+ थे। बहुत ज्यादा ट्रेंड है, बहुत ज्यादा ट्रेंड है। इतनी गर्ल्स कैसे रेसिंग कर रही है, अच्छा मैं नहीं इतना पता यार। ये तो इसको तो और इसके और इवेंट्स और प्रमोशन होनी चाहिए। तो मुझे बताइए, आपके आप तो ट्रैक पे ब्रेक फेल हो गए इनके, ठीक है, एक स्टेज पे मैप ने इनका काम करना छोड़ दिया, एक्सेल इनका टूट गया, सारी मुसीबतें आई,
लेकिन उसके बाद भी जीत गया। इतना टाइम पे सर्विस नहीं कराई थी अपनी इसकी जीप की, सर्विस नहीं हुई थी, ऑयल चेंज नहीं हुआ था, हैं सर्विस नहीं करा रही तुम टाइम पे। अच्छा मैं आपको ये बताऊं, एक तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं नादिया खान मतलब फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रही हूं, हम लोग आपके फैन हैं। मैं आपकी फैन हूं। तो आप बहुत ऐसे ही मैं ना कभी इस तरह सीरियस बैठी होती है, लेकिन आपसे बात करते करते ना मुझे ये हैप्पी फेस बन गया है। आई एम क्यूट, यू कांट डिनाई दैट, थैंक यू सो मच। अब बताओ अच्छा तो तुम मुझे बताओ यार, ये जीप की सर्विस क्यों नहीं हुई? जीती कैसे? इतनी गाड़ी की हालत ऐसी क्यों थी? क्या चेक नहीं कराया था? नहीं देखिए, अगर आप रैलीज को देखें ना तो 100-200 किलोमीटर जो होते हैं वो जस्ट नॉर्मल रोड नहीं होती, ये बड़ा ही टफ टेरेन्स होते हैं। सैंड में हम लोग गाड़ी भगाते हैं और इसमें शार्प टर्न्स आना, इसमें काफ़ी हाई जंप्स लगती हैं, आपके बम्प्स आते हैं, तो ये आपका गाड़ी के साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा। इस और जो थल रैली है, जो ये डेजर्ट है, ये मोस्ट चैलेंजिंग है। मतलब इसको कहते हैं कि आप कंप्लीट भी कर लो तो बहुत बड़ी बात है अच्छे टाइम के साथ। तो गाड़ी ये था कि मैंने तो इस रैली में ये था कि हम लोग लास्ट डे तक अपनी गाड़ी की जो है वो रेडी करवा रहे थे। हमारी ये नॉर्मल गाड़ियां नहीं है, मेरा सारा सामान यूके और यूएसए और यूएई से आता है, दुबई से। क्या क्या है गाड़ी में, क्या है, क्या चेंजेस होते हैं? प्रिपेयर्ड कैटेगरी है ना ये। हाँ, और वो ये खास गाड़ी होती है, टोटली चेंज होती है। हम किस तरह पूरा रोल केज बनाते हैं, हमारी गाड़ी जो है वो पूरी जो है वो खुल जाती है। लाइक आई हैव टकोमा, तो उसमें इंजन चेंज, गियर चेंज, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग पूरी गाड़ी चेंज कर लेते हैं। जैसे कि ब्रेक्स है वो नॉर्मल ब्रेक्स नहीं थी, वेलवुड की ब्रेक्स थी, तो उसके ब्रेक पैड्स नहीं थे। तो लास्ट वक्त तक जो है मेरा ये भी कंफर्म नहीं था कि मैं जा रही हूँ कि नहीं। तो जिस दिन रेस स्टार्ट थी, लाइक टेक डे था, उस दिन सुबह में पहुंची क्योंकि मेरी गाड़ी उससे एक दिन पहले जो है वो कंप्लीट रेडी हुई। 8 दिन में हमने गाड़ी को दोबारा से लाइक उसको जितनी भी काम थे वो करवाए। और ये था कि ऐसे फेल ऐसी हुई कि हमारे पास विलवुड के वो ओरिजिनल ब्रेक पैड्स नहीं आए थे। हम लोगों ने थोड़ा सा यहीं पे कुछ थोड़ा जुगाड़ कर लिया। सलमा, ये क्या स्पीड होती है तुम्हारी? मैं ये वर्ड नहीं यूज कर रही। नहीं जुगाड़ कर लिया, भाई साहब में जुगाड़ होता है। लेकिन कितनी स्पीड होती है तुम्हारी सलमा, कितने तेज चलाती हो ये वाली जीप? देखिए ये ट्रैक पे डिपेंड करता है कि आपका ट्रैक किस किस्म का है। अगर आपको स्ट्रेट पैचेस मिले तो हम 170, 180 तक मैं बहुत कम गई हूँ, लेकिन गई हूँ 160, 150, क्योंकि इसमें एक आपकी स्ट्रेट आपको पैच नहीं मिलता, लेकिन जहाँ मिलता है वहां पे हम भगाते हैं। तो इसमें ये वाला ट्रैक जो है ये काफी मतलब कि इसमें आपको बहुत ज्यादा ब्रेकिंग की जरूरत थी, इसलिए मेरी ब्रेक ना असल में गर्म हो गई थी, तो वो नरम पड़ गई थी, तो वो ब्रेक ने काम करना छोड़ दिया। और उससे पहले जो है हमारा जो गार्मिन है वो उसका कोई इशू आया तो हमारा मैप जो है वो बंद हो गया। तो मतलब हम मैप के भी बगैर जो कि मैंने रेकी भी नहीं की थी, कोई सब चीज मेरे साथ ही क्यों होती है, मेरे साथ ही क्यों होती है? स्पेशल चुराने के नफल पड़ो। अच्छा तो सलमा ये रेस मुझे बड़ा मजा आता है। मैं एंजॉय करती हूँ, मतलब मुझे चैलेंजेस मिलते हैं, मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। यार तुम मुझे जरा हेल्प कर दो, ये जो ये कभी कुरंगी से यहाँ से निकलने के थोड़े से कुरंगी के मुझे रास्तों को डॉज करना जरा सिखाओ, ये कैसे निकलते हैं? आई क्यूट, ये क्या चीज है ये? आई डॉगी। अच्छा बिल्कुल नहीं, कराची में मैंने ड्राइव किया। वैसे मैं भी चैंपियन हूँ। मैं बता रहा हूँ, ई चालान हो गया, अब ई चालान जरा देख के। अच्छा सलमा मुझे एक चीज बताओ, एक मेरी बात है यार, फिल्मों में देखा कि जब रेसिंग होती है तो दूसरे लोग ना गाड़ियां मारते हैं, टक्करें मारते हैं ताकि आप ऑफ ट्रैक हो जाए और वो जीत जाए। तो ऐसे तुम लोग भी टक्करें मारते हैं दूसरे को, या क्या हवा निकाल दी, टायर से हवा निकाल दी, ब्रेक को कुछ कर दिया, ये है ऐसी होती है साजिशें कि किसी ने मारने की तुम्हें कोशिश की है गाड़ी करके? होता है या तुमने मारा किसी को टक्कर? नहीं ऐसे नहीं होता। हमें हमारा एक क्वालिफाइंग राउंड होता है रेस से एक दिन पहले, वो होता है कि आपने जिसने अपनी कैटेगरी में अपना कम टाइम पे, फॉर एग्जांपल आप और मैं जिस 2 लोग हैं, आपने ज्यादा कम टाइम में आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको पहले आगे भेजेंगे, 4 मिनट बाद मुझे भेजेंगे। अच्छा। वो 4 मिनट का डिफरेंस गैप रहेगा। अगर आप वो जो डिफरेंस है आप पहले निकल जाएंगे, फिर 4 मिनट बाद मुझे जो है मेरी गाड़ी का लॉन्च होगा। तो अगर तब तक मैं आ गई और आपने मुझे रास्ता ना दिया तो मुझे ये अलावा है कि आपकी गाड़ी को हल्का सा टच करके हल्का इतनी स्पीड में हल्का 130 की स्पीड में हल्का सा भी बहुत है ना। सही बात है। तो वो कभी हुआ है? वैसे सलमा हुआ है किसी ने ऐसे मारा हो, कभी आप 20 मस्ती की हो, ऐसे कुछ हुआ है कभी? नहीं खतरनाक? नहीं
नहीं, लेकिन मेरे साथ काफी हुआ है कि मेरे आगे पहले स्टॉक कैटेगरी लाइक थोड़ी सी जो कम सीसी की गाड़ियां, उनके बाद हमें जो लॉन्च किया जाता था, तो अब मैंने कहा कि मुझे प्रिपेयर्ड के साथ ही भेजा जाए, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत कम होती है, तो वो डस्ट इतनी आती है, वो हमारा जो है वो टाइम खराब करती है और हमारी रेस। अच्छा सलमा, मुझे बताया कि बाहर से भी ड्राइवर्स आए और बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं अब तो, क्योंकि एक्सपोजर बहुत हो गया और यहाँ की अब लोग बात करते हैं, बाहर से आते हैं। मुझे बताइए जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के जो मेजर्स हैं, उनसे मुतमईन है आप वहां पर जो हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ जी जी, अगर आप ऑन ग्राउंड गए तो मैं कहती हूँ कि वहाँ पे सारी फोर्सेस होती हैं, सिक्योरिटी का बिल्कुल इशू नहीं होता। इवन हम लोग जाते हैं तो ये एक तरह से वहाँ पे करीब के गांव के और शहरों के लोग आते हैं, वो लोग इतने अच्छे होते हैं, मुझे आज तक कभी किसी चीज का मतलब कि मुझे नहीं इशू हुआ। लाइक अगर आप ऑन ग्राउंड बात कर रहे हैं और सेफ्टी से मुताल्लिक जो हादसा, अगर मुमकिन तौर पे कोई हादसा हो जाए तो फौरन इमरजेंसी बुनियादों पे वो तो वहाँ सारा जी बिल्कुल टीम्स होती हैं, अपनी टीम्स होती हैं, 1122 वाले भी वहाँ पे होते हैं, और हमारी अपनी टीम्स भी वहाँ पे होती हैं। और ये बड़ा अच्छा काम किया है इन्होंने, जो रकम है, जो प्राइज, वो सलाम मुतासिर। अच्छा माशाल्लाह सलमा, वेरी नाइस। अच्छा क्या क्या मिलता है वैसे प्राइज में, कितनी मनी होती है? इतने नहीं मिलते जितना हमारा खर्चा होता है। खर्चा ज्यादा है, लेकिन बस मैंने एक स्टेप उठाया, क्योंकि पहले भी मैंने किया था ऐसे। मुझे शौक नहीं है कि मैं आके बोलूं कि भाई मैं ये करी हूँ, मैं वो करी हूँ, लेकिन ये मैंने इसलिए ओपनली बात की कि मैं चाह रही थी कि जितने भी रेसर्स हैं उनको चाहिए कि वो मतलब कि डोनेट कर दे। क्या बात है, माशाल्लाह। सुनो, मुझे नेक्स्ट टाइम रेस पे बुलाना, वो मुझे बड़ा शौक है ना, स्कार्फ लेके ऐसे खड़े होते हैं, फिर ऐसे करते हैं, तो फिर रेस शुरू हो जाती है। बस एक मुझे बताएं कितने की गाड़ी बन जाती है? ये प्रिपेयर्ड जो कैटेगरी है उसमें आप कितने की गाड़ी तैयार हो जाती है? मैं बैठती तो ऐसा, अगर मेरी कमर थोड़ी बेहतर होती है, अरे नहीं, मोटरसाइकिल पे थोड़ी बैठना, कमर का मसला है। मेरा सबसे अच्छा सस्पेंशन है मेरी गाड़ी में, आपको पता भी नहीं लगेगा। मैं 30 सेकंड में अगर बेहोश ना हुई ना, तो तुम देखना जितना मुझे डर लगता है ना। लेकिन ये कि आप अपना ख्याल रखना सलमा, और आपको बहुत मुबारक, और अपनी कमर का भी ख्याल रखना। थैंक यू। मुझे तो लगता है इसमें नहीं जिम शिम करते हैं हम। चलो गुड है, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने, क्या बात है, मजा आया बात करके। माशाल्लाह सलमा, शाबाश। तो किसी से पीछे है खवातीन भाई? यार किसी से पीछे नहीं है, ये तो, और ये तो किसी की भी पीछे नहीं है, सबसे आगे ही है, इसीलिए जीती हैं, सबसे आगे जीप है इनकी, शाबाश। कोई होता है। ब्रेक के बाद मैं आऊंगी, लेकिन मैं दूर से देखूंगी। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। बुला दो वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही, वो यादें तुम्हारी, वो बातें तुम्हारी जो हमको सताती रही। ओके, यादें ताज़ा हो गई, लोगों ने भी पहचान लिया कौन है। मतलब ये कि क्या कहते हैं इसको, स्टार्ट ही काफी है, पता चल गया आपको। द ग्रेट, द अमेजिंग वजी फारूकी हमारे साथ आज स्टूडियो पे मौजूद हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम मैं शो करी थी कॉच चैनल पे, वजी आए, मैं तो फैन हो गई। मैंने कहा इतनी प्यारी आवाज, और फिर जब भी इनका ओएसटी कोई हम सुनते हैं किसी भी ड्रामे के साथ, तो वो तो सुपर हिट होना ही हो जाता है, बिल्कुल। और अब कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही ज़बान हैं, सब गाते हैं उसको, ड्रामा हिट हो जाता है। अच्छा, इनकी ओएसटी की वजह से ड्रामा हिट हो जाता है। मतलब क्या कमाल है। और अब इनका अपना ओरिजिनल जो है ट्रैक, दैट्स आउट, शिकवा। क्यों हंस क्यों रहे हैं? ये वाली बात थी। हंस क्यों रहे? नहीं, लेकिन कुछ आवाज नहीं, वो सच बोला, सच बोला। ओएसटी से ड्रामा, ये बात वैसे सही है ना। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े हीरो का। जी जी, बहुत बड़े हीरो का एक चैनल पे ड्रामा था। उस ड्रामे में मतलब अगर 30 मिनट्स का वो आ रहा है टीवी पे, तो 10 मिनट वो गाना चला रहे होते हैं। नहीं, बहुत बड़ा हीरो किसको कह रहे हैं आप? चले छोड़े। नहीं, ये बात सही है। मैंने कुछ वो बहुत बड़े हीरो हैं हमारे। मैंने कुछ बहुत बुरे ड्रामे देखे हैं जो सिर्फ हिट हुए हैं बिकॉज ऑफ द ओएसटी। ये सही बात अच्छे आर्टिस्ट एंड ओएसटी की क्या वजह है, कितना इंपॉर्टेंट है ये? हाँ, ओएसटी इंपॉर्टेंट होता है, ओएसटी इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा। आपको तो ऑब्वियसली आपको पता होगा यार, आप डायसेक्ट कर रहे होते हैं ड्रामास को। हाँ, तो और फिर ड्रामे वाले बहुत चलाते हैं, वरना पहले इतना नहीं ओएसटी यूज होता था, अब तो मुझे एक दफा किसी से मैंने मीटिंग की, मैं जब नया वापस आया था, तो मैंने मीटिंग की और मैंने कहा कि भाई ये ओएसटी है, ये गाना है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली कि अगर बहुत अच्छा गाना होगा तो उसमें प्रोडक्शन का पैसा भी लगता है भाई, और इसको हमें चाहिए हम इस ड्रामे के अंदर ही इसको गाना रखें।
तो मुझे उन्होंने कहा कि यार OST ना एक ऐसी चीज होती है कि बस हम ड्रामे, मतलब वो एक डिमांड है चैनल की, वरना जरूरी नहीं है OST ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2018 की, और आज अगर OST ना हो तो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है ड्रामे को। तो मुझे बताया कि ये प्लेबैक सिंगिंग डिफरेंट है, क्योंकि OST के लिए सूटेबल बिल्कुल लगती है मुझे आवाज, लेकिन ये भी लगता है किसी हीरो पे अगर हो वो भी बेहतरीन आवाज होगी आपकी। तो ये अलग अलग है कोई है? नहीं, बिल्कुल प्लेबैक सिंगिंग बिल्कुल डिफरेंट है, और वो आवाज जो है वो गॉड गिफ्टेड रहती है प्लेबैक स्पेशली। सीखना पड़ता है, सीखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न म्यूजिक, और सीखने से बहुत फायदा होता है, बट वो जो प्लेबैक का टोन है ना वो तो आपको अल्लाह ही अता करता है। सही बात है। और वो हीरो पर लगे वो बात भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये कितने अरसे बाद नया OST शिकवा आ रहा है? नहीं, OST नहीं है, ओरिजिनल। इतना OST बोला ना तो ध्यान पे चढ़ गया। एक मिनट रिमाइंड करते हैं, ओरिजिनल ट्रैक। हाँ सही, शिकवा, उसके बारे में बताओ। सही बिल्कुल। तो शिकवा यहाँ पे एक कंपनी है साइलेंट रो, जिसका टाई अप है विद वार्नर ब्रदर्स। वार्नर ब्रदर्स जो अमेरिकन कंपनी है, कौन नहीं जानता भाई, क्या मतलब नादिया तो चौंक गई। तो वार्नर म्यूजिक एशिया ने बहुत सारे आर्टिस्ट और भी लिए, लेकिन उन्होंने मेरे 5 गाने साइन किए। तो पहले You have been signed by Warner Brothers? म्यूजिक या एंड साइलेंट रो एक साथ मिलके। सो उनका एक हमारा गाना आया था वो बेपरवाह सारा ही, दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग। और ये जो गाना है शिकवा, ये हमने शूट किया है काठमांडू नेपाल में। ये क्यों? तो उन्होंने बिकॉज वहाँ उनको लगता था वो लोकेशंस बहुत ब्यूटीफुल है, no doubt, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी फिल्में भी पहले वहाँ होती थी। और ये गाना इस तरीके का है कि एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें आप हो तो सही पर यू डोंट वांट टू बी इन दैट रिलेशनशिप, और आप बता नहीं सकते। वो जो शिकवा है कि वो कहते हैं कि मैं शिकवा करूं या खुद ही अपना दिल तोड़ूं। हाँ, तो वो जगह ब्यूटीफुल थी, वो पहाड़, और वो शूटिंग बड़े डिफिकल्ट टाइम्स में हुई है। वो दिन बड़े अजीब से थे ना, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मुश्किल था। ये उससे बिल्कुल पहले की, बिल्कुल पहले, हाँ नेपाल में जब हालात खराब हुए, इससे बिल्कुल पहले की बात है। तो इनके जो हस्बैंड है, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं बड़े, तो वो उन्होंने भी कहा था कि अभी तो वहाँ क्यों जा रहे हो तुम? मैंने कहा जाना पड़ेगा, फैसल भाई, लव यू। यही तो डेडिकेशन, जब करना है, जिस वक्त करना है वो शूट का, तो शूट तो अच्छा हो गया होगा ज़ाहिर है। देखिए कितना डिफरेंट था यहाँ की शूट से। सुन भी लेना मुझे जरा, गाना सुनना पहले, बाद में बातें करते हैं। चलो भाई, बच्चे का शौक पूरा कर दो। हाँ जी, ज़ुहैब ने कहा पहले आपको सुना देते हैं। तुझसे बिछड़ के जी सकूं या नहीं, तू है जरूरी या नहीं है, जब सोचता हूँ साथ ना हूँ तेरे, दिल ये मानता क्यों नहीं है, दर्द ये कब से सह रहा हूँ मैं, तुझसे छुपा के रखा जिसे, मैं तुझ पे रुकूं चलूं मिटूं, कहो क्या करूं, शिकवा करूं या खुद ही अपना दिल तोड़ दूं, मैं तुझ पे रुकूं चलूं मिटूं, कहो क्या करूं, शिकवा करूं या खुद ही अपना दिल तोड़ दूं। क्या बात है यार, समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, अपना दिल कहाँ लेके जाऊंगा। लेकिन बहुत जबरदस्त यार, मेलोडी बहुत बेहतरीन। और लेकिन मुझे बता दीजिए कि गाने में तो कोई खूबसूरत लड़की लेने की क्या जरूरत होती है? हाँ, वो अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की वो तो मैं भी हूँ, लेकिन ये कि फिर भी वो थिएटर एक्ट्रेस थी। हाँ, क्योंकि ये स्टोरी है ना, तो मैं भी करती हूँ। अच्छा, मैंने भी एक्सप्रेशन क्या चाह रही है आप कहना क्या चाहती है यार, ये बताएं आप। मतलब यू नो दिस सॉन्ग इट्स अबाउट अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो उसमें ऑब्वियसली कि अगर कोई इंसान छोड़ नहीं रहा दूसरे को, तो कोई वजह तो होनी चाहिए। तो खूबसूरती है, मतलब अब खूबसूरत भी ना हो तो फौरन नहीं कहेगा ना मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। लड़का क्या कह रहा है भाई, दिल किसने देखना? दोबारा बॉयज को समझ आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस गाने में? शिकवा किस चीज का? शिकवा ये है कि मोहब्बत नहीं रही, अब मोहब्बत बची नहीं है, पर फिर भी रिलेशन छोड़ नहीं सकते। वजह वही तो वजह है, वही तो शिकवा है, वही तो वो सोच रहा है कि मैं उसको कहूँ कि मैं शिकवा करूं या अपना दिल तोड़ दूं। वो बहुत सारी वजहें बन के एक वजह बन जाए। हाँ, यानी मोहब्बत है भी और नहीं भी है। हाँ, इतनी नहीं है कि मैं इसके साथ जिंदगी गुजारूं। हाँ, तो लड़की को क्या कह रहा है कि चलो वापस, चाहे लड़का हो या लड़की दोनों, मतलब दोबारा से शुरू करें या ये ब्रेकअप है? वही वो कंफ्यूज है। जैसे हमारी जेन ज़ी के लिए ये गाना है कि यू नो राइट नाउ हम कंफ्यूज हैं कि हम दोबारा शुरू करें
या हम रिलेशन एंड करें इन बिटवीन। लड़की क्या पसंद है, लड़की क्या कह रही है, लड़की क्या कह रही है, लड़की भी यही कह रही है कि यार हम दोबारा शुरू करें या खत्म करें, और वो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, तो मैं शिकवा करूं या खुद ही अपना दिल। तो ये वार्नर ब्रदर्स के इसमें जो साथ कोलैबोरेशन है और दूसरे भी जो साइलेंट रोड, उससे इस गाने का मतलब क्या लेवल हो जाता है और क्या ताल्लुक हो जाता है, उनका प्लान क्या आगे, और यही गाना क्यों शिकवा यानी नहीं, और कुछ होगा ना, बहुत सारे गाने, और भी गाने, मैंने कहा 5 गाने, तो मैं आपको और भी गाने आगे वो भी सुना सकता हूं। तो ये गाने वो किस तरह किसी अपनी हॉलीवुड की मूवी में यूज करेंगे, कहीं और क्या मकसद क्या है? अभी क्या है, पाकिस्तान इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, बिकॉज वी हैव स्पॉटिफाई, वी हैव अ लॉट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, बजाओ भी है और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे सॉन्ग आता है, तो अब जब सॉन्ग आ रहे हैं तो इट्स जनरेटिंग अ लॉट ऑफ मनी। मेन तो बात वो ये इंडस्ट्री खड़ी पैसे पे होती है, सो वो सारी सिर्फ वार्नर नहीं और भी कंपनीज हैं कि यूनिवर्सल है, सोनी म्यूजिक है, बहुत सारे आर्टिस्ट वो यहाँ पर आके पिक कर रहे हैं। इसी तरह अब वो पिक कैसे करते हैं, वो डायरेक्ट आर्टिस्ट पिक नहीं करते, जैसे हमारे जैसे साइलेंट रोड है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट पब्लिशिंग कंपनी इन पाकिस्तान, तो वो कंपनी के पास कुछ आर्टिस्ट हैं कि हम अपना गाना बनाया, हम पब्लिश करते थे कि हमारे स्पॉटिफाई पे गाना लगा दें, यूट्यूब लगा दें, हर जगह को आप देख लें, हमारी रॉयल्टी हमारे पास आ जाए सही से। अब वो दे हैव आल्सो बिकम अ लेबल। अच्छा, ये हमारा म्यूजिक इंडिया में बहुत पॉपुलर बहुत है, बच्चों में तो खास तौर पे इतने वो लोग पागल है हमारे पॉप म्यूजिक, और कहते हैं ओरिजिनल है जो वहाँ नहीं बन रहा, ऐसा ही लेकिन उनकी जो हुकूमत है वो चाहती है बच्चे ना सुने वहाँ का थोड़ा सा ये चीजें रहती हैं कि म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक की कोई बाउंड्री नहीं होती, और अभी मैंने सुना एक कहीं पे रील पे एक खातून कह रही थी बाउंड्री होती है, लेकिन उनको समझना पड़ेगा वो रूह की बात हो रही है, वीजा की बात। आपको तो बड़ा रिस्पांस आता होगा इंडियन फैन से भी हर जगह इस गाने का, और वैसे भी अपने म्यूजिक पे। हाँ, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है इस गाने का, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अभी कुछ 5-6 लाख हो गया गाना 5 दिन के अंदर, एंड ऑल्सो इसके काफी शेयर्स आ रहे हैं, और वहां से भी रिस्पांस आता है। हमारे लिए फैन तो फैन ही है, चाहे पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, या मुझे लग रहा है ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, और यंग जनरेशन अब जरा कुछ बेहतर चीज की तरफ आ रही है। पहले वो हनी सिंह का था और सारे मामला इस तरह के सॉन्ग्स जो जरा कंटेंट लेस थे, या उनके अंदर कोई आइटम नंबर से बोर हो गए, अब जरा मेलोडी की तरफ आ रहे हैं, थोड़ा ये इस तरह। हमारी जेन ज़ी शायरी को बहुत ज्यादा सुनती है। पाकिस्तान में वैसे सैड सॉन्ग्स जो हैं वो ज्यादा चलते हैं, तो मेरा पार्टनर दिल ज्यादा टूटते हैं, हाँ दिल ज्यादा टूटते, तो हम मैं वही बता रहा हूँ, मेरा पार्टनर जिसके साथ प्रोडक्शन किया है दुबई बेस्ड है, तरुण करके। सो हम बात वही कर रहे थे कि आजकल जेन ज़ी को ना या तो बहुत अच्छी शायरी चाहिए, या फिर उनको जो एग्रेशन है वो निकालने के लिए रैप चाहिए। ये दो स्टाइल की म्यूजिक चाहिए, रेवोल्यूशनरी शायरी भी आजकल। ये पुराने गानों को रीमिक्स करके अब नहीं उनको चाहिए, सिद्धू मूसेवाला टाइप पहले हिट हुआ था, वैसा जैसे हमारे यहाँ यंगस्टर्स हैं वो उसी जगह पे ना, सिद्धू मूसेवाला जो करते थे, मैं उनको कंपेयर नहीं कर रहा, बट जो बात करते हैं वो आजकल जो हो रहा है रिलेट करती है, हमारा कैथार्सिस म्यूजिक से, कि जो मैं सोच रहा हूँ मेरे घर वाले तो समझ नहीं रहे, रिश्तेदारों को भी नहीं समझ आई, तो कौन मुझे समझेगा। और दूसरा कि मोहब्बत बहुत हो रही है, इश्क लोग कर रहे हैं, उनके दिल टूटता है, उनको ये सब चाहिए, और फिर हर नई मोहब्बत के साथ नया गाना चाहिए, एक नई प्लेलिस्ट चाहिए। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जी फरमाइए, पाकिस्तान आइडल को लेके कैसा लग रहा है? बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके जजेस की सिलेक्शन पे, ठीक है ना, कि वो ऐसे आर्टिस्ट होने चाहिए थे जो कि म्यूजिक को, स्पेशली क्लासिक म्यूजिक को समझते हों। फवाद के ऊपर भी क्रिटिसिज्म है, दूसरे भी जजेस पे थी, आप क्या कहते हो इस बारे में? फीमेल जज पे बहुत ज्यादा हो रहा है, ज़ेब के ऊपर भी बड़ी क्रिटिसिज्म आ रही है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ज़ेब जो है वो जब रेड बैंड था हमारा, तो वो जूनियर थी, आए थे जब वो लोग, हानिया भी, तो हानिया तो अब नहीं रही इस दुनिया में। सो उन लोगों ने, मुझे लग रहा है शायद बीच में म्यूजिक कम किया, एंड देन अब उनको एकदम से वो आई है आइडल पे, तो ऑब्वियसली कि जज करने के लिए जो सुर है वो तो राहत फतेह अली खान साहब हैं वहाँ, बट ज़ेब को जो कमेंट कर रही हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे सिंगर है, उनको थोड़ा सोचना चाहिए कमेंट करने से पहले कि वो जिस बात पे म्यूजिकली अगर थोड़ा उनको हर नॉलेज इज अ बिट लेसर, तो थोड़ा सा सोच के वो बात करे, क्योंकि फवाद बहुत अच्छे से बात करे, वो खाली बात करे परफॉर्मेंस की या स्टाइलिंग इशू ये है ना कि देखिए उनके पास वोट है ना, देखिए उन जजेस के पास भी वोट है, अगर चले वही होता ना कि भाई राहत ही वो कर रहे होते, वोट किसका है? नहीं मतलब उनको सेलेक्ट करने का, जजेस का वोट है ना, सेलेक्ट करने का, अगर वो नहीं एग्री करते, मुझे नहीं लगता, नहीं, लेकिन देखिए है ऐसा तो आगे जिस तरह दिख रहा है, तो बिलाल मकसूद, बिकॉज़ वो बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, बिल्कुल, बिलाल और आहिद भाई की समझ भाई जो है, उन दोनों की बात से ही आर्टिस्ट सेलेक्ट हो रहा है। बाकी फवाद जो है वो तो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस और वार्डरोब, और ज़ेब की बात से नहीं हो रहा, वो कहीं नहीं समझ आ रहा कि नहीं हो रहा उसकी बात से सेलेक्ट।
ज़ेब को मुझे लगता है कि खाली ऐसा, क्योंकि फीमेल सिंगर हमारे पास इतनी नहीं है पाकिस्तान में, हैं कम हैं, तो उसको इसलिए शायद वो फेस। और वो सजाद अली की कुछ हो गई इसमें, उन्होंने कहा कि भाई मैं राइट्स अपने नहीं दूंगा गानों के, और वो भी मामला हुआ। तो सही कहा। You think वो सही है या ये कि हमारा इंडस्ट्री को सपोर्ट करने में हर्ज क्या है? एक गाना बनने में 25-30 लाख रुपए लगते हैं, रिलीज होने में। जो लोग ये बना रहे हैं आइडल, वो फ्री में थोड़ी बना रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए ले रहे हैं जी। तो जब आप किसी आर्टिस्ट के साथ पैसे, किसी गाना मांगने जाओगे, किसी के राइट्स हैं, उन्होंने EMI से गाने लिए तो पैसे दे के लिए हैं, फ्री में थोड़ी लिए हैं। तो जब अब आज आइडल्स बना रहे हो तो कल को कैसे पैसे कमाएंगे? बिल्कुल, अगर मुफ्त में ही काम कराना है। जिन्होंने कंपोज किया था ना लाल मेरी पत, आज हम सुनते हैं, दोबारा वायरल हुआ है और हम हर शो पे गाते हैं, पूरी दुनिया में हर आर्टिस्ट गाता है। वो इंसान एक कमरे में बहुत ही गंदी सी गली में इंतकाल करिए, उनका बेटा पकोड़े समोसे बेचता है, शायद अब जिंदा है, नहीं है, हमें नहीं पता। क्या उनका बेटा क्या पकोड़े समोसे का स्टॉल लगाते हैं, देखिए आप। और ये तो डॉक्यूमेंट्री है, मैं लिंक दे दूंगा, आप कल चला सकते हो। तो यार आर्टिस्ट अगर पैसे नहीं कमाएगा, क्यों वो कम पैसों में गाने दे भाई? तुमने एक गाड़ी खरीदी और कोई कह रहा है कि यार मुझे रेंट पे चाहिए, तो तुम उसका जितना बनता है वाजिब पैसा है वो लेकर, और उसको अगर लाल मेरी पत का रॉयल्टी मिलती तो आज कहाँ होते ये सब सिसक। अली अजमत भी बता रहे थे एक सिंगर के बारे में, बड़े लेजेंड सिंगर हमारे पुराने, तो वो कह रहे हैं कि एक जगह वो कॉन्सर्ट करने गए तो उन्हें वापस जाने के पैसे नहीं दे रहे, वो लेट नाइट वो बैठे रहे बेचारे, उनको पैसे ही नहीं मिले वापस जाने के। बहुत सारे सिंगर्स हैं ऐसे अरेंज करके। हाँ बिल्कुल, आप अच्छा कि आपने नाम नहीं लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो उस वक्त ना क्या होता है कि यार प्लीज कर दो जी, तो प्लीज कर दो, उस वक्त तो कर देते हैं, बाद में कोई थोड़ी पूछता है। वो तो बेचारे जो है वो सिसक रहे होते हैं, उनके पास इलाज के पैसे नहीं गवर्नमेंट से मांगते हैं, एंड में बच्चों की शादियों के पैसे नहीं रहते। तो ये जो रॉयल्टी सिस्टम ये आया इसलिए कि अगर आप चैनल पे गाने चला रहे हो, आप चलाओ और उसके पैसे आप दो। उन्होंने ज्यादा पैसे तो नहीं मांगे, मेहदी हसन खान साहब को देखना, कितना लोगों ने गाया मेहदी हसन खान साहब को, क्या रॉयल्टी मिली किसी चीज की उनको या उनके बच्चों? अब आप वही बात एपिसोड सामने। और अभी इतने बच्चे इतने कमाल, पहले क्या होता था मुझे याद है कि हर कोई अली अजमत या आतिफ असलम के स्टाइल में गाते थे उनको, या जुनैद जमशेद, बस 3 गाने उनके सिंगर्स के स्टाइल में गाते थे। अब हर बच्चा माशाल्लाह ओरिजिनल आ रहा है। वो फैसलाबाद का बच्चा देखो, गल सुन, उसने आग लगा दी भाई, गाने इतना सादा गाना, इतना हमारे अंदर टैलेंट है, लेकिन इसको ये करियर और पैसा बनाना बड़ा जरूरी है, वरना घर वाले कहेंगे कुछ सालों बाद छोड़ो जॉब करो। तो मुझे बताओ कि नेचुरल कुछ लाना पड़ता है, टेक्सचर लाना पड़ता है। जैसे हमने बहुत से लोगों को देखा है कि वो बनाते हैं आवाज अपनी, बहुत ही उसके अंदर ये 2 सवाल। हाँ वही तो मैं देख रहा हूं। अच्छा पहले इधर देना, जवाब तो देना पड़ेगा दोनों। सवाल एंड कहाँ हुआ था कि वो कैसे पैसे बनाते हैं? मुझे लगता है कि इतने बच्चे देखिए, इतने हम्बल बैकग्राउंड से भी इतने पैशन से गा रहे हैं, लेकिन घर चलाना है तो उसको उसमें पैसा कैसे आए? आइडल होने के बाद हमारे यहाँ फिल्म्स तो इतनी बनती नहीं है, तो वो प्लेबैक तो क्या ही करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ, सब ऑडियंस को बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पैसे कमाने की। तो और दूसरा, ड्रामे के अंदर ओएसटीज भी कुछ ही सिंगर्स कर रहे होते हैं, उसमें तो आपको पेनिट्रेट करने का टाइम लगेगा, तो ओरिजिनल्स ही बनाने पड़ेंगे। ओरिजिनल बना के ऑनलाइन रिलीज करें, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, उसी से पैसे। और कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, वैसे होते हैं। हाँ कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, और कॉर्पोरेट फंक्शंस होते हैं, चीजें होती हैं, तो बेटा होता है काम, आप पॉपुलर हो, देखो सब वैसे भाई 1-2 गाने और हो जाए फिर थोड़ा सा, क्या ख्याल है? हो जाए मर्जी है यहाँ पर, तो क्यों गाने? सवाल भी ज़ुहैब का सवाल छोड़ था आपका, बताएं। नहीं, मैं ये कहता कि ये आवाज, हमने बहुत से सिंगर्स को देखा, बात जब कर रहे होते हैं तो उनकी आवाज कुछ और होती है, हाँ ठीक है, और बनाते हैं फिर टेक्सचर कुछ और ले आते हैं। मतलब ऑटो ट्यून से इतने प्यारे गाने बन रहे हैं, ट्यूनिंग से हो रहा है या ये खुद बना रहे हैं, कर क्या रहे हैं? ये कैसे आ रहा है? पहचान लेते हो, पकड़ लेते हो? बहुत से पाकिस्तानी सिंगर हैं वो लाइव गाते ही नहीं है, वो कहते हैं नहीं मेरा गला खराब है, जब भी पूछो बोलते हैं गला खराब है मेरा। क्यों है ऐसा? क्या वाकई गला खराब होता है या कुछ लोग लाइव इतने अच्छे नहीं होते, तो वो रिकॉर्डिंग भी चलते हैं। और बाकी है कि रिकॉर्ड होने के बाद, क्योंकि अब इतने सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, इतना काम आगे बढ़ गया है कि वो आवाज को खूबसूरती, जैसे एक्टर की बात हो गई यार, कि एक्टर आप नॉर्मल किसी को देखोगे तो शायद आपको इतना वो आप कहोगे यार टीवी पे तो बहुत अच्छा लगेगा, तो टीवी पे मेकअप होता है, एंगल्स होते हैं कैमरे के, इसी तरह सिंगिंग में हम आवाज का मेकअप करते हैं और वो फिर अच्छी लगती है। इसका ये लेकिन जब भी तो सब सिंगर बन गए यार, वजी गाते हैं तो क्या, कितना गाते हैं? बन गए यार, बहुत से बन गए यार। हाँ वैसे बहुत बन गए। अगर आप होते पाकिस्तान आइडल में, क्या डिफरेंट होता? कुछ मैं पाकिस्तान आइडल में होता तो कुछ डिफरेंट नहीं होता, मैं भी अपने पैसे बनाता, कुर्सी पे बैठता बहुत जबरदस्त नई गाड़ी खरीदता मैं। नहीं चलो ये पूछ क्या होता है यार डिफरेंट? नहीं क्या देखते, सुर पे ज्यादा तवज्जो करते या क्रिएटिविटी पे क्या?
एक जज फोकस कर रहा है। अच्छा, वहां में एंजॉय जिसकी बातें करी ना बिलाल मकसूद, हाँ वो बहुत प्यारा बोल रहे हैं। बिलाल मकसूद प्रोड्यूसर है, म्यूजिक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, तो उनको बड़ा पता है कि वो क्या बात कर रहे हैं। और जो बच्चे आ रहे हैं वो ऑलरेडी काम तो कर रहे हैं इंडस्ट्री में। ये वो सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनका म्यूजिक से बहुत ताल्लुक है, कोई आउटसाइडर नहीं है या बिल्कुल ही नहीं है। जो कंटेस्टेंट्स हैं वो कॉन्सर्ट शोज भी करते हैं, शादी में भी शोज कर रहे होते हैं, वो स्कूलों में भी गए हैं, अपने लेवल पे वो बहुत काम कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे जानने वाले भी हैं इसमें, जैसे रोजमेरी, वो तो बहुत एस्टेब्लिश्ड ओएसटी सिंगर है। लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या कि आप पाकिस्तान होना चाहिए, क्योंकि सिनारियो ऐसा है, आ सकते हैं। सिनारियो ऐसा है, कोई मौका नहीं मिल रहा ना, इसलिए मौका नहीं मिल रहा ना कि अब क्या करें। अगर उनको मौका नहीं मिल रहा तो वो उनको वहाँ जाना पड़ेगा। ये तो नए लोगों के लिए तो है ही। तो मैं उनको सुर में क्या ही बोलूंगा, कुछ घराने से हैं तो मैं क्या उनको बोलता है कि तुम्हारा वो तो उनके दादा परदादा खानदानी काम कर रहे हैं, तुम सुर तो नहीं करेक्ट करता। हाँ, स्टेज जो है प्रेजेंस पे बात हो सकती है, कपड़ों पे बात हो सकती है, स्टाइलिंग पे हो सकती है, या नोट कभी चला गया तो उस पे बात हो सकती है। नोट तो सबके चले जाते हैं, हम भी गा रहे होते, गला है ना। कोई एक चीज जो इसमें जो होनी चाहिए वजी, फिर भी पाकिस्तान आइडल बहुत बड़ा ब्रांड है, बड़ा शो है, क्या चीज इंप्रूव करने की इसमें जरूरत है? लैक क्या कर रहा है? यार जो पैसा है वो शो में डालें। यही लैग कर रहा है, सही है, पे चेक्स में ना डालें। हाँ, बात है कि वो दिखना चाहिए ना, इंटरनेशनल ब्रांड है, वो दिख नहीं रहा इतना बड़ा। शो में पैसा नहीं दिख रहा कि खर्चा हो रहा है। हाँ, मतलब मेगा नहीं आ रहा, उसका फील मेगा नहीं आ रहा ना, स्टेज है, रॉयल फील नहीं आ रहा, रॉयल, हाँ बिल्कुल, बहुत स्टेज बड़ा होना चाहिए। मतलब पेमेंट्स में चला गया ज्यादा और शो पे कम लग रहा है। बिल्कुल, वो भाई अब देखना पड़ेगा कि कौन कंटेस्टेंट्स के लिए भी कौन से स्टाइलिस्ट को हायर किया है, कौन से ब्रांड को लेके आए हैं। इतना पैसा तो होगा ना कि पाकिस्तान के जो टॉप 5 जो है डिजाइनर्स हैं वो होने चाहिए इन बच्चों के लिए, और जो टॉप 5 मेकअप आर्टिस्ट हैं वो इनके पास पैनल पे होने चाहिए। फिर पीछे जो स्टेज लगाएंगे, जो स्क्रीन लगेंगी, वो इतनी बड़ी लेवल की होनी चाहिए कि आप हॉलीवुड चलो नहीं मानते, लेकिन बहुत पूरी दुनिया में होता है ना आइडल। आइडल तो इंटरनेशनल ब्रांड है, तो बाकी लोगों से कंपटीशन में, नाम नहीं लूंगा कंट्रीज का, उनसे तो हो। अच्छा, 2 जजेस अगर आपको चॉइस होती कि इसमें ऐड कर दें, 1 मेल 1 फीमेल, बस एक मैं खुद होता, बेहतरीन, एक खुद जज होता, और एक जो है मैं हदीका कियानी को ले आता। वो डिजर्व करते हैं, बेशक, बिल्कुल होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताएं, कमेंट्स में बताइएगा। और अब 1-2 गाने हो जाते हैं और उसके बाद फिर इजाजत लेते हैं वजी से हम। शिकवा आपने जरूर सुनना है, कहाँ सुन सकते हैं हम इसको, ये बताएं। शिकवा आप सुन सकते हैं वजी फारूकी ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल पे, एंड ऑल्सो ऑन माई स्पॉटिफाई वजी फारूकी पे, और एप्पल म्यूजिक, बजाओ पे, और बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर आप शिकवा सुन सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर आकर भी आप क्लिप्स शिकवा की रील्स देख सकते हैं, और शिकवा के साथ और भी, और खुद बनाएं भी उसको ना, गा के, मैं तो कहती हूँ पोस्ट करें। और अगर आपकी आवाज वजी फारूकी को पसंद आई तो वो आपका डिनर होगा वजी के साथ, और मैं भी वहाँ होंगी और ज़ोहेब भी होगा। बगैर उसके अनाउंस कर दिया इन्होंने। हाँ, नहीं सही है, सही है, चलो ठीक है, बिल्कुल, वो तो इतना तो फैंस के लिए कर ही सकते हैं। बिल्कुल, एंड आई विल मेक श्योर कि वजी आए, बिल्कुल आएंगे, मैं गारंटी दे रही हूँ। लेकिन आपके साथ जो होगा ना, मीट एंड ग्रीट होगा, वजी का बातें करें, गाने गाएं, जैम सेशन हो, लेकिन ये कि आप जो है, लेकिन इसी गाने को आप गाएं अपनी आवाज में, शिकवा, लेकिन वजी को खुद पसंद आना चाहिए भाई। और हो सकता है वजी जो आपके साथ एक कोलैबोरेशन ही कर लें किसी सॉन्ग, तो खैर यू नेवर नो, हो सकता है, यू नेवर नो, इतना अच्छे ऑब्वियसली तो हो ही सकता है। चले जी, फिर हो जाए, कुछ हो जाए, सही सही आपकी खिदमत में पेश करते हैं हम। जी जी जी, तो खुद बड़े, ये खुद भी बहुत शौकीन है वैसे, तो ये अपनी प्यारी आवाज, शौकीन ही है बस, आवाज नहीं दी। अच्छा गा रहे थे आप? नहीं यार, कहाँ, हमारे सामने कहाँ है? क्या इसको चोर लॉक लगाया है? हमने बांधा है तेरे इश्क में हैराम जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का, हो के रूपोश तेरी नजरों के सदके ये जावार दूंगा, तू जो कह दे तो अपना जहां वार दूंगा। मैंने मौला से तेरी मेरी दुनिया है मांगी, वो जो लिख दे तो उसको ही हक मान लूंगा। हमने बांधा है तेरे इश्क में हैराम जुनू। क्या बात,
जबरदस्त, क्या आवाज है माशाल्लाह, बेहतरीन आवाज है यार वाकई, क्या उसकी टेक्सचर ही उसका बड़ा जबरदस्त है। जबकि बीमार हुए अभी मैं सही होना शुरू हुआ वापस, वही फील है उसके अंदर, वो बात है ना कि सोल है उसके अंदर, जो जिन्होंने रियाज किया होता है, जो प्रोफेशनली है ना, उसमें फिर वो नहीं पता चलता आप रियाज किया है। नहीं लेकिन सोल बहुत जरूरी है आवाज के अंदर, और वो तुम्हारे अंदर है आवाज के, ये खास, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ तो हो जाए जरा थोड़ा हमारा, अगर कोई राइज एंड शाइन का कुछ कर दो यार, कंपोज भी करते हो ना तुम? कंपोज भी करते हैं, हाँ वही जी। क्या बनाओगे? राइज एंड शाइन। तो राइज एंड शाइन का हम एक वर्ड है राइज एंड शाइन, और क्या है इसमें खास? क्या होता है? नादिया खान इसमें ज़ुहैब हसन है हमारे पास, बड़ी जबरदस्त कॉफी बनती है हमारे यहाँ, और क्या बताएं? ज़ुहैब हसन, नादिया खान, सब मिले हम राइज एंड शाइन पे। ज़ुहैब हसन, नादिया खान, सब मिले हम राइज एंड शाइन पे। रोज की बातें हो और करंट अफेयर्स हो, बहुत सारे एक्टर्स और सिंगर्स भी हो। ज़ुहैब हसन, नादिया खान, रोज मिले हम राइज एंड शाइन पे। राइज एंड शाइन, क्या बात है भाई, आई स्वेयर अभी बनाया, शो पे चलाएंगे पैसे लोग, बात है यार, अभी बनाया मैंने, ओएसटी बनाओ हमारे शो के लिए। हाँ ये कितना क्रिएटिव यार, एकदम से मैंने कहा, और नहीं पैसे आपसे नहीं लूंगा। जबरदस्त हो गया भाई, लोग कहेंगे तो भाई बड़ा मजा आया भाई बात करके, और आपके गाने तो हिट हो ही रहे, और ये भी गाना ज़ाहिर है हिट होगा। सो मच। तो इसी तरह जबरदस्त काम करते रहे, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है भाई, हमारे सिंगर है ना। और अगर आपको शिकवा है किसी से भी या अपने आप से, तो ये गाना सुनिएगा, बिल्कुल फील करें इसको। बिल्कुल, इजाजत लेने का वक्त आ गया जनाब, सिर्फ सुनना नहीं है, फील इट, फील द लिरिक्स, और ये क्या मास्टरी है जो उसमें वजी फारूकी की। बिल्कुल समझ लिया, नो मैंस लैंड में है इस वक्त कि करना भी है कुछ, नहीं भी करना, क्या करूं मैं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। इजाजत का टाइम ले, हाँ जी, मतलब हाँ इजाजत ले लें। कल आपसे मुलाकात होगी, फीडबैक देते रहेगा। नादिया और ज़ुहैब को इजाजत दीजिए। थैंक यू वजी, अल्लाह हाफ़िज़।